ऑनलाइन वाले भी जुड़ गए, तो बिल्कुल बेस ठीक है। किसका किसका बेस चल रहा है? बेस का भी बेस जिसको बोलते हैं ना, जहां से हम पढ़ना सीखते हैं। कहां से पढ़ना सीखते हैं हम? वर्णों से पढ़ना सीखते हैं, है ना। वर्ण से फिर समझते हैं आप, उन्हीं के मेल से फिर क्या होते जाएगा? अक्षर, शब्द, और शब्दों से क्या बनते जाएगा? वाक्य बनते जाएगा, है ना। तो पहला शब्द आपके दिमाग में, वर्णमाला भी पढ़ने से पहले पहला शब्द जो आपके दिमाग में रहेगा, वर्ण। वर्ण क्या है? इसकी परिभाषा से भी प्रश्न बन जाता है। तो वर्ण क्या है? तो याद रखिए, लघुत्तम वाक ध्वनि, है ना। ये इसका डेफिनेशन है। इसमें और कुछ चीजें जोड़ लेंगे, शुरुआत अभी यहीं से करते हैं। लघुत्तम वाक ध्वनि, जिसके और खंड नहीं हो सकते, है ना। ये वर्ण की परिभाषा है। लेकिन आप उसको भी अभी दिमाग से हटा दें, केवल एक शब्द को दिमाग में बैठा लें, लघुत्तम वाक ध्वनि। वो क्या है? वर्ण है। पहला शब्द दिमाग में बैठ गया, लघुत्तम, सबसे छोटी वाक ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इससे ये भी प्रश्न आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण। ठीक, अब देखो, वर्ण के बाद दूसरा शब्द क्या होता है? वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित रूप, ये क्या है? वर्णमाला। अल्फाबेट जो हम जमाते हैं, कैसे भी नहीं पढ़ते, लाइन से पढ़ते हैं। पहले स्वर पढ़ते हैं, फिर अयोगवाह पढ़ते हैं, फिर व्यंजन पढ़ते हैं। सबको लिख करके अभी देखेंगे। वर्णों का व्यवस्थित रूप, ये क्या कहलाता है? वर्णमाला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे हम अपने नॉलेज को कहां से जोड़ेंगे? वर्णमाला से। वर्णमाला आप सबको बचपन में कभी ना कभी पढ़ने को मिली है, शुरुआत ही यहीं से हुई है। वर्णमाला में पहला हिस्सा, पहला सेक्शन किसका आता है? स्वर का। इसकी डेफिनेशन भी अलग से लिख लेंगे, है ना, कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, सबकी परिभाषा आपको शब्द सह याद रहे। फिलहाल अभी थोड़ा सा शार्ट में चलते हैं, तुरंत के लिए, अभी के लिए। फिर इनकी भी व्याख्या पे जाएंगे कि स्वर हमारे पास कितने हैं हिंदी वर्णमाला में। ये भी सबको याद होगा, स्वर कितने हैं? 11। अब इसमें विवाद की स्थिति आते रहती है 11 और 13 में, लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार, जो गवर्नमेंट जिस आंकड़ों को मानती है ना, जो उनकी हिंदी की एथेंटिक संस्था है, ई पुस्तिका वगैरह है, उसमें वर्ण कितने दिए गए हैं? 11 ही दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 11। 11, 12, 13, ये वाला डाउट भी अभी मैं आपका दूर कर रहा हूं। लेकिन पहले 11 स्वरों से परिचित होइए। स्वर कितने हैं? यदि कोई भी कंट्रोवर्सी की स्थिति है तो 11 को आंसर एथेंटिक लिया जाएगा। ये 11 स्वर कौन कौन से हैं? देखिए, अ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, ओ, औ। अब यहां कहीं से आहा मत करना। इसके बाद क्या आता है? री। ये हैं 11 स्वर। ठीक, स्वर 11। ठीक, अब दो जो हैं, विसर्ग और अनुस्वार, इन दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अयोग कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह 2 हैं, अम और आह। अम का मतलब क्या है? मतलब अम को कहते क्या है? अनुस्वार। और इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। जिसे हम आहा बोल रहे हैं,
इस ध्वनि का नाम क्या है? विसर्ग। तो अयोगवाह कितने हैं? 2। ठीक। किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने कहा कि जो अयोगवाह हैं ये स्वरों व व्यंजनों, स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। ये किसने कहा? अयोगवाह स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। चाहे तो याद रख सकते हैं नाम, और नहीं भी याद रखते हैं तो ये स्वर और व्यंजन दोनों में लिए जा सकते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। लेकिन सामान्य तौर पर इन्हें स्वरों में गिन दिया जाता है। कई बार स्वर ये नहीं है, इनका नाम ही अलग है। इनका नाम क्या है? अब इसको सुनिएगा ध्यान से। नाम क्या है? अयोगवाह। इसको अब समझना पड़ेगा। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? इसमें 3 अलग अलग शब्द हैं। एक अ शब्द है, एक योग शब्द है और एक क्या शब्द है? वाह शब्द है। शाब्दिक अर्थ होता है इसका ऐसे वर्ण जिनका योग नहीं होता लेकिन जो अर्थ वहन करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। चाहे तो इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे वर्ण जिनका क्या नहीं होता? योग नहीं होता, लेकिन जो क्या क्षमता रखते हैं? अर्थ वहन करने की क्षमता रखते हैं। क्या कहलाते हैं वो? अयोगवाह कहलाते हैं। अब ये रटने वाली बात हो रही है, आपको समझ में आ नहीं रहा होगा मैं बोल क्या रहा हूं, है ना? तो एक प्रैक्टिकल से देखिएगा। जैसे यहां पर बहुत से स्टूडेंट अच्छे खासे हंसमुख हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। कौन सा सही होगा? जो मैंने शब्द, जो मैंने वाक्य कहा, कितने लोगों के अनुसार ए करेक्ट है? ओके। कितने लोगों के अनुसार बी करेक्ट है? ज्यादातर लोग बी के साथ हैं, है ना? तो देखिए, आप सारे लोग हंसमुख नहीं हैं, आप सारे लोग हंसमुख हैं। आप सबका मुंह किसके जैसा है? हंस के जैसा। अंतर समझ में आया? यदि मैं बिंदु लगा दिया तो ये हंस किस में बदल गया? हंस में बदल गया। एक छोटा बिंदु है लेकिन उसमें अर्थ वहन करने की अपार क्षमता है। वो सीधे सीधे अर्थ को 360 घुमा दिया, कोई लेना देना नहीं हंस और हंस का। मेरा दोस्त हंसमुख है और मेरा दोस्त हंसमुख है। बेसिर पैर की बात हो गई कि नहीं हो गई? तो इसलिए ये बिंदु अनुस्वार क्या कहलाता है? अयोगवाह। और ऐसी विसर्ग के साथ भी होता है जिसका ज्यादातर प्रयोग अब हिंदी में नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये है, वजूद में है। हम कई जगह इसके बिना लिख ही नहीं सकते। यदि सही लिखना चाहेंगे तो दुख ऐसा लिखा जाता है, भले बोलने लगे हैं दुख, यहाँ पर क्या रहेगा? विसर्ग। और इसका जब हम संधि में प्रयोग करना शुरू करेंगे तो और ज्यादा हमारे सामने बातें आएंगी। अधः धन पतन, यदि हम इस शब्द को लेंगे तो बनता है अधः पतन। नो, अधः पतन, क ख प फ, इसके साथ विसर्ग सुरक्षित रहेगा। मैं आपको संधि में बताऊंगा, अधः पतन ही बनेगा। और क्या गलत है बोल देंगे तो देखो, अधोपतन बोलोगे तो ये नहीं है अस्तित्व में। मेरी जिम्मेदारी है, समझाऊंगा मैं, आज पहला दिन है। लेकिन यदि हम अधः धन गति लेते हैं तब अधः गति नहीं होती, क्या बन जाता है? अधोगति। क्यों होता है, कैसे होता है, संधि के टॉपिक में सीखेंगे। लेकिन विसर्ग की भी अपनी एक सत्ता है, इसलिए इसको वर्णों से मतलब वर्णमाला में स्वरों के बाद स्थान दिया गया अलग से। तो पहला फैक्ट क्या याद हो रहा है? हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11। अयोगवाह कितने हैं? 2। अब यदि 11 ऑप्शन में नहीं है और 11 और 2 को जोड़कर 13 दे दिया है तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? कभी कभार 13 भी मिल जाएगा, लेकिन एक्यूरेट है कितने? 11। उसमें टेंशन मत पालना, अलग अलग किताबें बहुत कुछ देती हैं। मैं आपको कल हिंदी ग्रंथ अकादमी और गवर्नमेंट का आंकड़ा भी लिखवा दूंगा, ठीक है? अब देखिए,
अब स्वर 11, अयोग वाह 2, फिर 12 खड़ी क्या होती है? इसको भी पूछते हैं ना, 12 खड़ी कितने लोग सुनते हैं? 12 खड़ी बचपन में पढ़े होंगे। तो ये 12 खड़ी जब होती है तो 12 खड़ी में क्या आता है और क्या नहीं आता है ना। तो 12 खड़ी भी आज एक बार आप दोहरा लें। ये 12 खड़ी क्या है? अ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, ओ, औ और आहा। जैसे ही हम 12 खड़ी की बात किए, जो अलग थे वो एंट्री ले लिए, और आहा 12 खड़ी में जुड़ गए। और जो 11वें नंबर का प्लेयर था, कौन था? री, वो 12 खड़ी से क्या हो गया? आउट हो गया। तो चूंकि एसआई का बेच है, हम लोग मान के चल रहे हैं पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन मान लीजिए पेपर डिस्क्रिप्टिव भी रहा, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव अभी तक अपना क्लियर नहीं हुआ है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव के बदले डिस्क्रिप्टिव में, जब पीएससी मेंस में मैं हिंदी पढ़ाता हूं और पीएससी मेंस का पेपर हल कराता हूं, तो बड़ा सरल सा 2 नंबर का प्रश्न आता है, क की 12 खड़ी लिखिए। जो जान रहा है वो लिख देता है। तो रिटर्न में कैसे प्रश्न पूछेगा, समझ रहे हो? ख की 12 खड़ी लिखिए, या क की, या च की, या प की, किसी की भी 12 खड़ी लिखो बोलेगा, तो क्या लिखना रहेगा? समझ गए? जैसे मेंस में आप रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं, प्रश्न क्या है? क की 12 खड़ी लिखिए। तो कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, हिंदी का कोई भी प्रश्न परेशान नहीं करेगा, बस अपना बेस एकदम क्लियर होना चाहिए। क की 12 खड़ी लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे? क, का, की लिख लीजिए कॉपी में भी, कु, कु, के, कै, को, कौ, और कम, कहा। किसी को थोड़ा भी डाउट है? एक सरल सी बात है, लेकिन बताना मेरा क्या है? कर्तव्य है। हम जिस चीज को, इफ वी निग्लेक्ट द फैक्ट, फैक्ट विल निग्लेक्ट अस। हम किसी भी चीज को निग्लेक्ट करेंगे, वो हमारे लिए समस्या बनेगा। अब इस 12 खड़ी से एक और क्या फायदा आएगा, देखिए। ये जो कम है अनुस्वार, जब हम डिक्शनरी खोलते हैं तो याद रखना, अ से तो शुरू होगा। डिक्शनरी समझते हो ना? ठीक, डिक्शनरी में क्या होता है? शब्दकोश में अंग्रेजी का शब्दकोश कैसे देखते हैं, पता है कि नहीं? ए आएगा, वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है। ए के बाद सीधा क्या आएगा? बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा, ऐसा चलता है। अब यहां से धीरे धीरे हम वहां पर भी अपना परिचय धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? यदि क वाला पेज खोलोगे, किसमें? हिंदी के शब्दकोश में, तो क पहले आएगा कि कम पहले आएगा? हाँ, क से भी पहले क्या आता है? ये बिंदु वाला। भले ये यहां पहुंचता है, लेकिन क वाले शब्दों की शुरुआत बिंदु से होगी। यानी कंगन, ये पहले दिखेगा। क्लियर है? मैं इसको सब आपको एक एक शब्दों को देखना सिखाऊंगा। क्यों बता रहा हूं? अब भी ये परसों के पेपर में आया है, देख लीजिएगा, आंसर आएगा। ये यहीं से शुरू होगा आंसर, और एक ही विकल्प में कंगन को पहली जगह पे लिया है। ठीक बात समझ रहे हैं? इस पर हम और लंबी चर्चा आगे की क्लासेस में करेंगे। फिर से मैं वापस लौट रहा हूं, कहां से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया। हमने क्या पढ़ाया? हिंदी वर्णमाला। फिर से लिख रहा हूं बोर्ड में, क्या पढ़ा रहे हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में हमने क्या लिखा? स्वर। स्वर कितने लिखे? एक बार दोबारा लिखें, इसके बाद तो आप नहीं भूलोगे। अ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, ओ, औ। इसके बाद क्या आता है? री। तो स्वर कितने हुए? 11। ओके। फिर किस पर चर्चा हुई है? अयोगवाह।
अयोगवाह कितने हैं? 2। कौन कौन से 2? अनुस्वार और विसर्ग। इस प्रकार से हमने 13 वर्णों से परिचय अपना बना लिया। इस टॉपिक के खत्म होने के बाद कल, जैसे कि हमने वादा किया है, तुरंत हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव। तो आज पहले पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूं, इसको आप भी पढ़ के आइएगा। घर से दुनिया की जितनी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, व्यापम, पीएससी, सबका पिछले 10 साल का पेपर हल कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, मुझसे पूछिएगा और मैं अपने तरफ से प्रैक्टिस कराऊंगा ही। ये हमारी सीधी सीधी स्पष्ट रणनीति है। अब देखिए, वर्णों से परिचय हुआ, ये स्वर हुए। स्वर के बाद कौन आते हैं? व्यंजन। अंतर अभी थोड़ा सा याद रखिएगा, स्वर जो हैं इनका मुख में निर्बाध प्रवाह होता है, मतलब ये बिना किसी बाधा के बोले जाते हैं, एक। और दूसरा, बिना किसी सहारे के बोले जाते हैं। यदि आपको आज थोड़ी भी दिक्कत होगी, कल और नोट्स बनाएंगे, एक एक शब्द को कल लिखवा भी दूंगा। पहला पॉइंट क्या है? स्वर जिनका उच्चारण कैसे होता है? निर्बाध। निर्बाध का मतलब बिना बाधा के, और दूसरा दूसरों के सहारे के बिना। कैसे हो रहा है निर्बाध? एक बार बोल के देखो, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम। अब मुंह बंद हुआ है, अम, इसीलिए अम होते ही ये अयोगवाह करके भग गया है। आहा, फिर मुंह खुल गया है। जहां से बाधा आई वहीं से टीम बटी, वहीं से बनी खाई। ठीक, तो ये निर्बाध उच्चारित होते हैं। व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। कोई भी व्यंजन बिना सपोर्ट के नहीं बोला जा सकता। व्यंजन किसके सहारे बोले जाते हैं? स्वरों के सहारे। कोई भी व्यंजन, जैसे हम शुरू कर रहे हैं, पहले हम व्यंजनों पर चर्चा करेंगे, बताता हूं आपको स्वरों के सहारे कैसे बोले जाएंगे। व्यंजनों में भी एक आंकड़ा आपके दिमाग में याद रहना चाहिए। व्यंजन जब भी पूछेगा कुल व्यंजन कितने हैं, तो 39 कुल बोल रहा हूं। कुल व्यंजन कितने हैं? 39। कुल वर्ण कितने हैं? 52। ये सब आंकड़े कभी ना भूले। वर्ण कितने हैं? 52। तभी तो 13 और 39 दोनों मिलकर क्या बनाएगा? 52। वर्णों का प्रकार कितना है बोलेगा? प्रकार तो 2, स्वर और व्यंजन। 3 प्रकार मत बताना, अयोगवाह बीच की कड़ी है। वर्णों का प्रकार बोलेगा 2, संख्या बोलेगा 52, नंबर 52, टाइप 2। नहीं क्लियर हो रहा है? ये बच्चे को हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 52। स्वर कितने हैं? 11 और 2 अयोगवाह मिला लिए, कितने हुए? 13। अब कुल व्यंजन कितने हुए? 39, 39। अब इसमें देखो, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन परंपरा कहती थी मूल व्यंजन 33 है। परंपरा कहती थी। कभी भी बोलेगा परंपरागत रूप से मूल व्यंजन कितने हैं, तो परंपरा कहती है 33। शब्द पे ध्यान देना, क्या शब्द जुड़ा रहेगा? परंपरा। लेकिन जो हमारी हिंदी की सर्वोच्च संस्था होती है ना, उसने कहा कि जो अड़ा और अढ़ा है, जिनको हम अभी सीखेंगे, वो बेचारे जाएंगे कहां? उनको भी इनमें जोड़ो। तो अब कहा जा रहा है कि मूल व्यंजन 35 है, 35। कैसे हैं, क्यों हैं, अभी सीखने वाले हैं हम लोग। ठीक, कुल व्यंजन 39, मूल व्यंजन 33 धन 2 बराबर 35, ये सारे हमारे सामने आएंगे अभी। और संयुक्त बोलेगा तो 4। सबसे हम परिचित होंगे अभी। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। मूल व्यंजन कितने हैं? परंपरा के अनुसार 33, लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार अभी अब कितने हो चुके हैं? 35। मतलब जो हिंदी की ई पुस्तिका है या हिंदी डिपार्टमेंट जो है वो बोलता है 35। ठीक, अब इनसे परिचित होते हैं। अब ये जो कुल व्यंजन 39 हैं, उनमें पहले नंबर पर आएंगे
स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन आएंगे? स्पर्श व्यंजन। इनके मैं आंकड़े लिख रहा हूं, 5 गुणित 5 बराबर 25। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं, कैसे स्पर्श हैं, क्या स्पर्श हैं, अभी सीखेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। स्पर्श व्यंजनों का वर्ग कितना है? 5। एक वर्ग में कितने व्यंजन है? 5। तो ये भी बेस क्लियर है। 3 बार 4 बार रिपीट करके करेंगे इसको, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना बचे। अब पहला वर्ग है क वर्ग, और इस क वर्ग का नाम है कंठव्य। आवाज कहां से आएगी प्यारे बच्चों? कंठ से। और इसमें 5 है, क, ख, ग, घ, और देखिए अंग कैसे लिखते हैं, ये क्या है? अंगा। ड जैसे ड लिख के उसके बाजू में क्या बनाते हैं? बिंदु। तो ये बनता है अंगा। अब फिर मेरी बात को सुनिएगा, लिख लीजिएगा, सब लिखेंगे। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। मैंने ये कहा था थोड़ी देर पहले कि व्यंजन जो हैं स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, उनको किसकी जरूरत पड़ती है? सहारे की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने क लिखा है, तो ये जो क है, ये वास्तव में इसमें कौन सा स्वर छिपा हुआ है? अ। वेरी गुड। क, ये हलंत लगाए, और उसी हलंत को पूरा करता हुआ कौन आएगा? अ। क धन अ बराबर क। क। हाँ, नहीं 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 लगेगा, वो अनुस्वार का बिंदु है ये वाला। हाँ हाँ, बताऊंगा अभी। पंचमाक्षर के बदले लगाते हैं, 101% बताऊंगा अभी, वेट करें। तो देखिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ। कोई भी व्यंजन किस स्वर की सहायता से बोला जाता है? अ। ये सबके दिमाग में बैठ गया। तो क्या व्यंजन स्वतंत्र हुआ? नहीं हुआ। इसको सपोर्ट लेने की जरूरत है। हमेशा अपने सपोर्ट में किसको लेके चलता है? एक स्वर को। कौन से स्वर को? अ। या फिर मात्रा लेके चलता है। कैलाश तो ए की मात्रा आ गई है वहां पर, है ना। कीर्ति तो ई की मात्रा आ गई है। लेकिन सिंपल कहानी बोल रहे हैं तो क में कुछ नहीं है, समझ समझना। क अकेला है ही नहीं है, हमेशा उसके साथ जब कोई पार्टनर नहीं है तो वहां पर एज ए पार्टनर कौन मौजूद है? अ। इसलिए प्रत्येक व्यंजन स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, वो किसी न किसी का सहारा लेता है। और किसकी ध्वनि सामान्य तौर पर छुपी होती है? तो अ। ठीक। अब ये पहला वर्ग है, स्पर्श व्यंजनों का पहला वर्ग। इस वर्ग को क्या बोलते हैं? क वर्ग। क वर्ग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सामने में पहला प्लेयर क है। इसमें 5 व्यंजन हैं, क, ख, ग, घ और अंगा। इन पांचों व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु निकल रही है गले से, और मुख गुहा यानी जो हमारा मुख है उसका कोई भी भाग एक दूसरे से संपर्क में नहीं आ रहा है। देख लीजिए, गले से ही बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंगा। पूरी की पूरी ध्वनि कहां से आ रही है? गले से। एकदम स्पष्ट हो रही है बात। क, ख, ग, घ, अंगा। आवाज केवल और केवल गले से। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? कंठव्य। यहां तक ठीक। इसको गिनती में ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, और ये क्या है? नंबर 5। 5वें नंबर का जो व्यंजन है वो क्या है? पंचमाक्षर। इन्हीं के बदले हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, आगे सीखेंगे, अभी जरूर सिखाऊंगा। 5वां नंबर का व्यंजन क्या कहलाता है? पंचमाक्षर। जैसे, बैठ जाइए, आइए। क वर्ग का पंचमाक्षर है, यदि बोलेगा क वर्ग का पंचमाक्षर है तो क्या है? अंगा। क वर्ग का पंचमाक्षर है, अंगा। ये क्लियर है कि नहीं? क वर्ग कैसा वर्ग है? कंठव्य। आवाज कहां से आ रही है? कंठ से। क वर्ग के बाद दूसरा वर्ग कौन सा आता है? च वर्ग। ये देखिए, स्पर्श व्यंजनों का दूसरा वर्ग च वर्ग। इसको कहते हैं तालव्य।
और इसी का एक और नाम है, कैसे क्यों एक्सप्लेन करूंगा, अभी इंट्रो कीजिए। इसी का एक और नाम है स्पर्श संघर्षी। च वर्ग को तालव्य कहते हैं, च वर्ग को संघर्षी नहीं कहते, क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी। क्यों, कैसे, सीखेंगे अभी। अब समझिए च वर्ग को तालव्य क्यों कहते हैं। तो पहले इसके 5 पार्टनर्स के नाम लिखिए। कौन कौन से 5 पार्टनर हैं, च, छ, ज, झ, और पांचवा कौन है, इया। पंचमाक्षर पर हम विशेष ध्यान देंगे आज की क्लास में। पांचवा पंचमाक्षर कौन है यहाँ पे, इया। और 4 पार्टनर और कौन कौन है, च, छ, ज, झ। ये पंचमाक्षर और ये 4 मिलके 5 हुए। इन्हें च वर्ग का व्यंजन कहा गया और तालव्य कहा गया। तालव्य का मतलब इन व्यंजनों को बोलते समय जीभ तालु को स्पर्श करती है या स्पर्श करने का प्रयास करती है। कुल मिलाकर किसकी यहाँ पर भूमिका है उच्चारण में, कंठ की नहीं, किसकी भूमिका है, तालु की। तालु कहां पर होता है, पहले अपना मुंह बंद करें और अपने जीभ से दांतों को छुएं, ऊपर वाले दांतों को। मिल गए आपके दांत, सही सलामत हैं। उनके थोड़े से ऊपर ले जाएं। दांत किनके दम पे टिके हुए हैं, नहीं जबड़े में तो बाद में पहुंचेंगे, ठीक है। पहले दांत का सपोर्ट है, जड़ है दांत की, दंत मूल। अभी शुद्ध हिंदी शब्द आ रहा है, संस्कृत शब्द दंत मूल। दंत मूल यानी दांतों की जड़, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गम। कभी खुशी कभी गम नहीं, गम यानी मसूड़ा बोलचाल की भाषा में। दांत पहले मिला, दांत के ऊपर क्या मिला, मसूड़ा। मसूड़े का संस्कृत नाम क्या है, दंतमूल। याद रहा। अब मसूड़े से थोड़ा ऊपर अपनी जीभ को ले जाइए, तो अब आपकी जीभ जहां पर छू रही है वही क्या है, तालु। आपके तालु के 2 भाग हैं। अपने जीभ को आप ऊपर ले जाते जाइए जहां तक ले जा सकते हैं। पहले तालु कठोर मिलेगा, फिर एकदम पीछे जाओगे तो तालु क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। तो एक अग्र तालु है और एक क्या है, पश्च तालु है। पश्च तालु मूर्धा कहलाएगा। पहले सामने वाले तालु से परिचय बना लो। जीभ से आपने दांतों को छुआ, दांत से थोड़ा ऊपर गए, दंतमूल या मसूड़े मिल गए। मसूड़ों को संस्कृत में और एक शब्द मिलता है, वर्त्स्य। सुनते अभी समझते चलिएगा, धीरे धीरे आपका डोज बढ़ाएंगे। वर्त्स्य, पहले मसूड़ा, मसूड़े के बदले दंतमूल, ठीक है। दंतमूल के बदले फिर आगे कौन सा शब्द लाएंगे, वर्त्स्य। लिख के भी बताऊंगा। अभी दांत मिला, दांत के ऊपर मसूड़ा मिला, मसूड़े के ऊपर क्या मिल गया, तालु। अब बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, इया। देखिए 5 बार आपकी जीभ किसको छू रही है, तालु को छू रही है। किसी को थोड़ा भी डाउट, बहस करे, जीभ तालु को छू रही है कि नहीं। तो जब तालु की मदद से ये व्यंजन बोले जा रहे हैं तो इनका नाम तालव्य रखने में वैज्ञानिकता है कि नहीं, और ये संधि और शब्द शुद्धि में काम आएगा। एक भी डाउट, एक भी कचरा दिमाग में रख के नहीं चलना है मेरे से पढ़ते पढ़ते। च, छ, ज, झ, इया, ये 5 व्यंजन क्या कहलाएंगे, तालव्य। याद हो गया, च वर्ग। अब इनको एक और नाम देके मैं रखा हूं, क्या नाम, स्पर्श संघर्षी। इन व्यंजनों में जीभ तालु को स्पर्श कर रही है और मुख से वायु घर्षण के साथ बाहर निकल रही है। च, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। छ, छ, आप हवा मुंह से बाहर कर रहे हैं घर्षण के साथ, तो स्पर्श भी हो रहा है और घर्षण भी हो रहा है। इसलिए इन 5 कलाकारों का एक और नाम है, क्या नाम है, स्पर्श संघर्षी। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, च, छ, ज, झ, इया।
हिंदी वर्णमाला में तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, इया। एकदम क्लियर। अब एक स्टेप और आगे बढ़िए। स्पर्श व्यंजनों का तीसरा वर्ग कौन सा वर्ग आएगा? ट वर्ग। ट वर्ग को कहा जाता है मूर्धन्य। अब ये तालु का आखिरी हिस्सा जहां से कोमल तालु शुरू हो रहा है, जीभ को मोड़ते जाइए, गले की घंटी जानते हैं ना, या जीभ को पहले दांत को टच कराएं, दांत के बाद ऊपर वाले जबड़े में, दांत के बाद मसूड़े तक पहुंचे, मसूड़े के बाद तालु तक, और ले जाओ जहां तक ले जा सकते हो। जो लास्ट छोर में जीभ जाकर टकराएगी, जितनी उसकी ताकत है उतना मुड़ के जहां पे टकराएगी, वही पोर्शन है मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है, मूर्खा मत लिख लेना, क्या लिख रहा हूं? मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है चोटी, शिखर। टॉप की जो जगह होती है वो चोटी है। लड़कों की भी चोटी होती है, बॉडी का सबसे टॉप, और लड़कियों की भी तो चोटी होती ही है, चोटी बांध के पढ़ती हैं जब उनको रात भर पढ़ना होता है तो सुने। तो अपने आपके शरीर का सबसे ऊपर का हिस्सा चोटी, पर्वत के सबसे ऊपर का हिस्सा पर्वत का शिखर, पर्वत की चोटी। और जो चोटी के विद्वान हैं, टॉप क्लास इंटेलिजेंट, उनको शुद्ध हिंदी में कहते हैं मूर्धन्य विद्वान। हर शब्द में हाँ वो मूर्धन्य है, सुनते होंगे, कभी ना कभी सुने होंगे, मूर्धन्य विद्वान है मतलब टॉप क्लास इंटेलिजेंट पर्सन। इन सब में कौन सा शब्द आ रहा है बार बार? मूर्धा। मूर्धा का मतलब क्या होता है? चोटी या शिखर। तो चूंकि अब जो हम व्यंजन बोल रहे हैं, कौन कौन से व्यंजन बोलेंगे? ट, ठ, ड, ढ और अणा। इन व्यंजनों को बोलते समय जीभ तालु के शिखर को छुएगी, तालु के टॉप पोर्शन को। ट, समझ गए? बोलने का ट नहीं बोलना है। हम बोलने में मुख सुखता लाते हैं, मुख की सहूलियत, इसलिए हमसे गड़बड़ होता है। इसी से शब्द में अशुद्धि आती है। शब्द शुद्धि का पहला सबक हम ट बोलते हैं। ट, जीभ तालु को छूती है, ट नहीं बोलना है। ट, जीभ को पूरा मोड़कर ट, ठ, ड, ढ, अणा। पांचों बार जीभ कहां जाएगी? हाँ, तालु के लास्ट छोर मूर्धा पे, इसलिए कैसे व्यंजन है? मूर्धन्य है ना। और हर क्लास में मैं बताता हूं प्रैक्टिस करना है तो सब्जी मंडी चले जाना, टमाटर क्या भाव है ऐसा पूछना, तो सब्जी वाला बोलेगा गुटखा खा के थोड़ी आए हो ऐसे करके, नहीं मैं ज्यादा पढ़ के आया हूं बताने। तो इन व्यंजनों का उच्चारण बहुत मेहनत से हो रहा है, बहुत मेहनत करा रहे हैं। कठोर ध्वनियां कहलाती हैं ये, एकदम कठोर, ट ठ ड ढ ढ। इनका एक और नाम है राक्षस वर्ण। हाँ, ये सब एक्स्ट्रा चीज जानते रहो, कहीं रफ में या लिख लो। राक्षस वर्ण कहलाते हैं। और राक्षसों का राजा रावण, याद करो जब रावण ने भगवान शिव की स्तुति लिखी, जटाटवे गलत जले प्रवाह पावित स्थले, तो देखना उसमें ट ठ ड ढ अणा का बहुत प्रयोग करता है वो। हाँ, वो अपना सबूत दे रहा है कि मैं क्या हूं? राक्षस हूं करके। भगवान की स्तुति भी करता हूं तो अपने स्टाइल से, है ना। तो ये तीसरा ग्रुप क्लियर हुआ, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये क्या है? मूर्धन्य है। यही क्या है? राक्षस वर्ण है। यही क्या है? टवर। अब जीभ बहुत मेहनत कर ली, एकदम लास्ट छोर तक चली गई, तो आदमी को जितना तपना है तप लेगा, उसके बाद क्या करेगा? और तपेगा। धनुष का मूर्धन्य, फोड़ना है पेट को, बिल्कुल रहेगा, देखो लगाया हूं मूर्धन्य। यहां पर भी ध है बेटा, डमरू जैसा गोल और लगा सकते हो डिजाइन के लिए, पेट फोड़ दियो तो भी ठीक है। धनुष का है, बिल्कुल मन में मुर्गा नहीं है, क्या है? मूर्धा। धनुष का ध, बिल्कुल धनुष का ध। तो मैं क्या बोल रहा था?
भूल गया, नहीं राक्षस वर्ण के बारे में कुछ बता रहा था। हाँ, जीभ ने टॉप क्लास का उधम मचा लिया, आखिरी छोर तक पहुंच गई, तो आदमी खूब कूदने फांदने उपद्रव करने के बाद सीधा पड़ जाता है। अब जीभ आपकी सीधी हो जाएगी, सीधी होगी तो कहां जाके टकराएगी? दांत पे। त, थ, द, ध, न, पांचों बार जीभ कहीं दाएं बाएं नहीं जा रही है, कहां जाकर के टकरा रही है? दांत पे। तो जो त वर्ग है, इस त वर्ग के व्यंजन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? क्या कहा जाता है? दंतव्य। दंतव्य व्यंजनों में कौन कौन से 5 हैं? त, थ, द, ध, न। द वर्ग का पंचमाक्षर कौन है? ना। ट वर्ग का पंचमाक्षर कौन है? अणा। च वर्ग का पंचमाक्षर कौन है? इया। क वर्ग का पंचमाक्षर कौन है? अंगा। अब आखिरी वर्ग है स्पर्श व्यंजनों का, ये है ओष्ठव्य। ओष्ठव्य यानी प वर्ग। इस बार ओठ अपना कमाल दिखाएंगे, जीभ शांत हो चुकी है। इनमें से पांचों व्यंजनों को आप बोल के देख सकते हैं। इन व्यंजनों को आप जब भी बोलेंगे आपके दोनों ओठ चिपक जाएंगे। प, फ, ब, भ, म, पांचों बार आपके ओठ चिपक रहे हैं, कोई रोक ही नहीं सकता दोनों लिप्स को लॉक होने से, चिपकने से। प, फ, ब, भ, म। इसलिए ये 5 व्यंजन कैसे व्यंजन हुए? ये 5 व्यंजन कैसे व्यंजन हुए? ओष्ठव्य। किसकी मदद से बोले जा रहे हैं? ओठ की मदद से। किसी को इस 5 ग्रुप को समझने में देर से भी आए हैं, इसलिए बोल रहा हूं। थोड़ी भी दिक्कत है, माइक ले लीजिए, मुझसे पूछ सकते हैं। आप हाँ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, और आप मेरे पूछने के बाद भी नहीं पूछेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे ना, मैं तो आगे बढ़ ही जाऊंगा। अब तो प्रश्न क्या बनेगा? देखो, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग हैं? 5। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठव्य। हर वर्ग में कितने व्यंजन हैं? 5। लेकिन हिंदी में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? अब 5 मत लगाना, हिंदी में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब देखिए, इनके बाद 25 के बाद 2 लोग और आ गए। हम कहां जाए रे भाई? नहीं, अभी 2 लोग को थोड़ा वेट कराओ, नहीं लाएंगे, अभी अंतस्थ आएंगे। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। इनका मैं बहुत विशेष परिचय आपको कराऊंगा कल की क्लास में। य, र, ल, व। अर्ध स्वर भी कहलाएंगे ये, ठीक है। इनमें से कुछ अर्ध स्वर कहलाएंगे। कैसे? जैसे कि यह है, ये है व्यंजन, लेकिन 2 स्वरों की संतान है। अभी लिखना मत, ई और अ की। ई अ, ई अ, ई अ, ऐसा बोलते रहो, यह निकलने लगेगा। री और अ से र बनता है, आज के लिए ज्यादा डोज हो जाएगा। वह कैसे बनता है? ऊ और अ से। गांव के लोग बोलते हैं उआ उआ उआ, क्या बन गया? ऊ धन अ बराबर वह। तो ये बदमाश हैं, इसीलिए ये अंतस्थ कहलाते हैं। इन पे हम अलग से चर्चा करेंगे, आज केवल इनका हम नाम सुन रहे हैं। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो अंतस्थ कितने हैं? 4। ओके, किसी को थोड़ा भी डाउट? तो अब हमारी टीम में मेंबर हो गए 25 धन 4। इसके बाद ऊष्म या संघर्षी। आज आप फेयर कॉपी मत बनाइएगा, ठीक? मैं लिखवाऊंगा कल, ये टॉपिक 2 बार कराता हूं मैं। कल मैं नोट्स बनवाते हुए कराऊंगा, तो कल जो बच्चा डेमो में आएगा वो बोलेगा तिवारी सर पुस्तक देख के लिखवा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है? कल मैं नोट्स बनवाऊंगा, है ना? आज मैं, आप मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं। आज हम इस चीज को क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। हिंदी में ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4। ये कौन कौन से 4 हैं? शक्कर वाला स, षटकोण वाला स,
सड़क वाला स और हलवाई वाला ह। ठीक। यहाँ जो बालिका बैठी है क्या नाम है? चश्मा वाली बालिका, पूरा नाम? नेहा। पहली बार पढ़ रही हो हिंदी मुझसे नेहा? और कभी पढ़े हो? प्री में किए थे। समझ में आ रहे हैं? हाँ। अब कौन बताएगा ये 3 प्रकार का स क्यों लिख दिए? मतलब हाँ, वेरी गुड। इसको 3 प्रकार से लिख क्यों रहे हैं? कारण है कि तीनों का उच्चारण अलग अलग जगहों से होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है। हिंदी की देखो, हाँ ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है, याद रखिएगा। हिंदी की वर्णमाला की वैज्ञानिकता, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। बोलने में यदि डिफरेंस है तो लिखने में भी से हम डिफरेंस लाते हैं। अंग्रेजी जैसे नहीं है, साइकोलॉजी को पी से शुरू कर रहे हैं, पसाइकोलॉजी हो जाता है। जबकि फिलॉसफी फ वाला है, वो भी किससे शुरू हो रहा है? पी से हो रहा है। पहोलास्फी होना चाहिए, है ना? ऐसी सीयूटी क्या हो जाता है? कुट हो जाता है कि कट हो जाता है? कट हो जाता है। बीयूटी बट हो जाता है, लेकिन पीयूटी पट नहीं होता, क्या हो जाता है? पुट हो जाता है। तो जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाए वहां पे जरूरी नहीं है। यहाँ पे 3 प्रकार का डिजाइन क्यों क्यों बनाया गया? बच्चों को बेचारों को समझाना रहता है। तो शक्कर का स, या शक्कर नहीं, क्या बोलते हैं, सलजम का स, षटकोण का स, सरौते का स, ये क्या है उसको फोटो से समझ में आता है। हमको वास्तव में समझना है, ये शक्कर वाला नहीं है, सड़क वाला नहीं है, ये कैसा स है? तालव्य। इसको बोलने का तरीका दूसरा है। ये कैसा स है? ये मूर्धन्य है। और ये तीसरा जो बाबू है, ये कैसा है? दंतव्य है। समझिए क्या अंतर है। हमें श बोलना है जब हम ऐसा बोलेंगे श, स नहीं बोलना है, श भी नहीं बोलना है। अलग तरीका है। जैसे हम शहद बोलेंगे, शहद नहीं। जीप को मोड़ेंगे, मोड़ के घुमाएंगे, किधर ले जाने का प्रयास करेंगे? तालू की तरफ। तो जो उच्चारण होगा कैसा होगा? शहद, शरारत, शराफत, शराबी। ठीक है। हर चीज को कैसे करना है? मोड़ के बोलना है। इसलिए कैसा सा है ये? तालव्य। ये उसका बाप है मूर्धन्य, यानी आखिरी कोने तक जाना है। षट कोण। बेहोश हो जाओगे 5-6 बार बोलोगे तो। जीभ को एकदम मोड़ना है, षट कोण। तो धीरे धीरे हिंदी से गायब हो गया, और छत्तीसगढ़ी में तो एक ही ठो स बच गया है ना? बोलने में जहां पे सुविधा है। ये सुविधा वाला कौन सा है? सड़क वाला सा, दांत को छू के बोलेगा। तो ये तीनों का उच्चारण अलग अलग है, इसलिए तीनों के लिखने का डिजाइन अलग अलग है। ये स्पष्ट करने के लिए ये संधि में बेहद काम आएगा। आज की क्लास यदि रट्टम रट्टा याद हो जाए और एक एक चीज समझ में आ जाए तो संधि और वर्तनी 3 चैप्टर एक साथ होते हैं 10 दिन में। आपको और जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। क्लास के अवर्स ज्यादा रखे हैं हम लोग, 2-2 घंटा ना, इसीलिए। अब ये आखिरी में ह है, ये काकल्य ध्वनि है, गले से आवाज आएगी, और वो भी बड़े खतरनाक रूप में। ह ऐसा बोलना रहता। कौन ऐसा बोलता है ना? इसीलिए इनको कहा गया है उष्म और संघर्षी दोनों। क्या है इसमें? प्राण वायु मुख से घर्षण पूर्वक बाहर निकलेगी, और घर्षण जहां होगा वहां क्या पैदा होगा? उष्मा पैदा होगी। उष्मा का मतलब क्या होता है? गर्मी। तो इसमें से किसी भी व्यंजन को बोलने से मुख गर्म हो जाता है, इसलिए इनको उष्म या संघर्षी कहा गया। तो हिंदी में उष्म या संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से 4? शक्कर वाला सा, षटकोण वाला सा, सड़क वाला सा और ह। ह कैसी ध्वनि है? काकल्य। शक्कर वाला सा क्या है? तालव्य। षटकोण वाला सा क्या है? मूर्धन्य। सड़क वाला सा क्या है? दंतव्य। ये 4 हो गए। फिर से हमारे प्लेयर बढ़ा लो। अभी 25 थे, 4 अंतस्थ जुड़े, 29 हो गए, और ये 4 उष्म या संघर्षी जुड़े। अब हमारी टीम बनी 25, 4, 29, 4, 33।
ये हैं 33 मेंबर। इन्हीं को कह दिया जाता है मूल व्यंजन। मूल व्यंजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आइए द्विगुण या उच्छिष्ट या इन्हीं का तीसरा नाम ताड़नजात। द्विगुण या उच्छिष्ट या ताड़नजात व्यंजन कितने हैं? 2, अड़ा और अढ़ा। ये द्विगुण है, उच्छिष्ट हैं, और क्या नाम है इनका? ताड़नजात। कौन कौन से? एक अड़ा है, ड के नीचे में बिंदु लगाओगे अड़ा, ड के साइड में बिंदु लगाओगे अंगा, ढक्कन वाले ढ के नीचे में बिंदु लगाओगे औढ़ा। इन सब की अपनी अपनी वैल्यू है। देखो शब्द शुद्धि में आएगा, पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है? दूसरा वाला राक्षसों, पहला वाला सही है। मेढक, ढक्कन का ढा, मेढक बोलते हो क्या? मेढक, मेढक, कोई बिंदु नहीं लगता मेढक में, सिखाऊंगा। मेढक नहीं बोलते, यहां बिंदु लगा दोगे तो मेढक हो जाएगा। मेढक नहीं है, मेढक भी नहीं है। बूढ़ा होता है कि बूढ़ा होता है? तो वहां पर नीचे बिंदु लगेगा कि नहीं लगेगा? और मेढक होता है कि मेढक होता है? तो वहां पे बिंदु लगेगा क्या? नहीं लगेगा। शब्द शुद्धि का एक पॉइंट पकड़ाया। ये व्यंजन में दो दो गुण हैं, एक तो डमरू वाला ड है और पीछे में बिंदु लगा लिया है, ऐसा समझो। वैसे ही ढक्कन वाला ढ है, इनको द्विगुण कहा गया। इनको बोलते समय जीभ को पलट के झटके से नीचे लाना है, फेंकना है, इसलिए उच्छिष्ट, अड़ा अड़ा ऐसा झटका देना है जीभ को, इसलिए क्या कहलाए? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट लिखा गया है ना, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट क्या लिखा हूं? उच्छिष्ट। उ है, छी है, आधा प है, त है, उच्छिष्ट। और जीभ टकराती है, ताड़नजात टकराती है, अड़ा अड़ा, मतलब जीभ को टकराना भी है, इसलिए इनको ताड़नजात कहा गया। तो ताड़नजात कितने हैं? 2। उच्छिष्ट कितने हैं? 2। द्विगुण कितने हैं? 2। यानी तीनों का मतलब एक ही है। अब इनको भी दोनों को जोड़ दो बोलते हैं मूल व्यंजनों में, तो हिंदी की जो संस्था है वो कहती है कि मूल व्यंजन 35 हो जाते हैं। यदि ऑप्शन में 33 35 दोनों रहा तो आप 35 लीजिए, और 35 नहीं है मतलब वो द्विगुण को क्या कर दिया है? साइड कर दिया है। 33 आपसे चाह रहा है तो 33 लीजिए। इस प्रकार से अब आप 33 व्यंजनों के दो भाई को मिला के 35 से परिचित हो गए। लेकिन यहाँ पर कुल आदमी है ना, जब पूछेगा गब्बर सिंह कितने आदमी थे, तो सांभा बोलेगा कितने आदमी हैं? 39 आदमी हैं। 4 आदमी कहाँ गए? यस, वो 4 आदमी हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से व्यंजन बच गए? 4। कौन कौन से 4 बच गए संयुक्त व्यंजन में? एक बचेगा छत्री वाला छ। इसको कैसे लिखते हैं? क के नीचे हलंत है, षटकोण के स में कोई हलंत नहीं है। क धन स। कौन सा सा? बहुत देखो ऑप्शन में बड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव हल करना है। अभी तो समझ में आने लगा। ये यहां हलंत लगाया है, कभी यहां लगा देगा, किसी में दोनों में लगा देगा। तो हलंत कहां लग रहा है? पहले व्यंजन में। क्षत्रिय बन कैसे रहा है? क और स से। इसीलिए क्षत्रिय की स्पेलिंग कैसे बनाते हैं? KSH। इसके बाद अगला कौन सा व्यंजन है? त्र। त्र कैसे बनता है? त और र से। त और र से। त, अच्छा, त आधा है, र पूरा है। दिख ऐसे रहा है कि त पूरा है और र छोटा सा लिखा है। कल मैं डेमो में भी इन सब चीजों पे ध्यान दिला रहा था आपका। इसमें क्या है? त आधा है, र पूरा है। हलंत कहां मार रहे हैं? त के नीचे। अक्षत्र। इसके बाद ये तो बार बार आता है,
ये ज्ञ बोलते हैं, ये ज्ञ नहीं है, ग धनिया नहीं है, ये जिया है, जिया। जिया उच्चारण सही करोगे तब तो सही सीखोगे। ज धन इया, जिया। यानी ज्ञानी ज्ञानी बोल रहे हो ना, जियानी है, जानी मत बोल देना, आप बहुत बड़े जानी हैं ऐसे करके, ठीक। जियानी, ज्ञ धन इया, जिया। हाँ, इसीलिए शब्द को जब खोजने वाला प्रश्न आता है, इस साल पीएससी पूछा तो बड़ा दिक्कत होता है। यदि छत्री लिखेगा और क्या लिख देगा, खत्री लिख देगा, या छत्री लिखेगा एक तरफ और एक तरफ क्या लिख देगा, खरगोश, और एक तरफ लिख देगा कंगन, लाइन से जमाओ, तो पहले कौन आएगा, कंगन, फिर हाँ छत्री, खरगोश नहीं आएगा, उसके बाद खरगोश आएगा। यानी जो हमारा वर्णमाला है, यदि उसे शब्दकोश में ले जाते हैं तो क के बाद कौन आता है, छ। बच्चा ऐसा पढ़ेगा तो बेहोश हो जाएगा, क छ ख ए क्या है, उसको क ख ग घ अंगा पढ़ने में मजा आता है, इसलिए यहां से निकाल के इसको फेंक किधर दिए हैं, अलग ग्रुप में, संयुक्त व्यंजन में। लेकिन पोजीशन इसकी कहाँ है, क के बाद। ये समझ रहे हो, शब्द को देखना भी आप धीरे धीरे सीख रहे हो आज। और वैसी ये जो त्र बाबू हैं, त्र, ये आएंगे किसके बाद, ये कहा गया, त के बाद। और ये जो जिया बाबू हैं, जिया, ये किसके बाद आते हैं, ज के बाद। और कौन बच गया आखिरी इनका पार्टनर, स्र। ये वहां श्रवण कुमार, ये बनता है शक्कर वाले स और र के योग से। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। हम लोगों ने पूरे 1 घंटे पढ़ाई कर ली, पता नहीं चला आपको, और एक टॉपिक का थोड़ा सा हुआ है, आपको तो लग रहा है यही बहुत हो गया है। बोलो बोलो, अब इसको लिख लीजिए और जल्दी से याद कीजिए, फिर नोट्स आज ही बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक। बोलो बेटा, अक्ष, त्र, नहीं पढ़ते ऐसी हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। खोजोगे तो क के बाद तो छ को आना चाहिए, वो वहां कैसे फेंका गया है ना। यहाँ इनका ऐसी क्रम है, ऐसा देखिए। अब कुछ बातें, छोटी मोटी बातें, क्लास के बीच की बातें। पहली सूचना कि जो मेरी क्लास का टाइमिंग है 3 से 5 है ना, लेकिन कुछ छात्रों की मांग है, हम तो अपने तरफ से टाइम टेबल यही रखेंगे। कुछ छात्रों की मांग क्या है कि 3 बजे उनको आने में तकलीफ है, या थोड़ा सा आधा घंटा 15 मिनट लेट हो जाता है, तो क्लास 3 बजे जीएस की रहेगी, पहली क्लास। और नंबर वाइज हिंदी का वेटेज ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं कि दोनों सब्जेक्ट में कोई कमजोर है या किसी पे हमारा ध्यान नहीं है। तो पहला लेक्चर किसका रहेगा, आपका जीएस का, और 5 बजे से है ना, या 4:30 से, जैसा भी वो क्लास छोड़ेंगे, दूसरा लेक्चर किसका रहेगा, मेरा। यानी क्लास कोई बदल नहीं रहा है, टाइम बस क्या हो रहा है, अलट पलट, ताकि किसी को जो थोड़ा बहुत लेट हो रहा है तो जीएस का पोर्शन उसका लेट होगा, उसको क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, या रिकॉर्डिंग क्लास सुन सकता है। आप सभी जानते होंगे क्लास पूरी तरह से सब इंस्पेक्टर की कैसी रहेगी, ऑफलाइन। लेकिन एक बोनस हमेशा हमारे कोचिंग का रहता है कि हमारी सारी क्लासेस टेक्नोलॉजिकली कैसी जुड़ी हुई हैं, ऑनलाइन। तो आपसे जो क्लास मिस होती है, और आप यदि सही और जिम्मेदार व्यक्ति हो, हमको प्रॉपर सूचना दोगे, कहाँ, मैनेजमेंट को। मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब करना, वक्त आने पे मैं आपके साथ हूँ। मैनेजमेंट की प्रॉब्लम में सुलझाने भिड़ जाऊंगा तो आपका नुकसान होता है सारे बच्चों का। मैं क्लास में अच्छा लगता हूँ, फिर भी आप यदि मैनेजमेंट को प्रॉपर सूचना दोगे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, है ना, मैं लेट से आता हूँ, मुझको 3:30 के बदले 4 बज जाता है, 3 के बदले मैं 4 बजे से अटेंड कर पाता हूँ, तो जो क्लास आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन चल रही है, वही क्लास का एक्सेस आपको फोन में भी मिल जाएगा। हर कोई मत पहुंच जाना,
आपको उचित क्या देना पड़ेगा? प्रूफ। ये सुविधा है, तमाशा नहीं है। क्योंकि हम लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में छात्र रहते हैं। ये किसके लिए निकाला जाता है, ये बीच का रास्ता? जो बेचारे वास्तव में परेशान हैं। और जब सारे लोग हुड़दंग करने लगते हैं तो किसी को इसका लाभ नहीं मिल पाता। हर कोई जाके खड़े हो जाएगा तो आईटी वाला भी तो पागल हो जाएगा ना, वो भी तो इंसान है। कितने लोगों का आईडी बनाएगा, कितने लोगों को क्लास देगा? तो जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, एडमिशन से पहले बता देना, उसको फोन में भी क्लास मिल जाएगी। लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि वास्तव में वो क्या कर रहा है, कहाँ डीएसपी है, कि कहाँ वो एसपी है, ठीक है, कि कहाँ वो सूबेदार है, कि कौन से कोर्ट में खुद जज है वो, ठीक है, ऐसा बताएगा तो उसको फिर डबल सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। क्लास की समय की सूचना भी जान गए। मैं कल से क्लास सेकंड लेक्चर लूंगा। पहला लेक्चर किसका चलेगा? जीएस का। और ये भी बात बता दे रहा हूं कि जीएस में मोस्ट प्रोबेबल है आपको संविधान वाला पोर्शन दीक्षित सर ही पढ़ाएंगे। हिस्ट्री अभी आपकी शुरू कौन करेंगे? आकाश सर शुरू करेंगे, उनकी भी हिस्ट्री स्ट्रांग है। कोई दिक्कत होगी तो मैं बैठा हूं, है ना। लेकिन हिस्ट्री चूंकि किसका हिस्सा है? जीएस में कितना नंबर आएगा? 200। और कितने सारे टॉपिक से आएगा? गिनती नहीं। हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर, खेलकूद, क्या क्या नहीं है। छत्तीसगढ़, XYZ। और यहाँ पर हिंदी अपने आप में कितने नंबर का आ रहा है? लगभग 125-140 नंबर का, है ना। तो मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे रहूंगा? हिंदी में। उसमें आपका ज्यादा फायदा है ना। और तो वो भी क्लास रहेगी। हाँ, उसके बाद गणित की क्लास भी आपको ऑफलाइन मिलेगी। ठीक है, गणित की क्लास आपको नेक्स्ट वीक से मिल जाएगी। ठीक, और आपकी प्रैक्टिस भी यहीं उसकी स्टार्ट करा देंगे। और किसी को कोई कंफ्यूजन, फिर हम नोट्स बनाना शुरू करेंगे। मन में कोई डाउट? फिर 1 घंटे तक फिर बातचीत नहीं करेंगे। शुरू करें फेज 2। ठीक, हाँ, कॉपी खोल ली अपनी, रब कॉपी। फिर घर से फेयर नोट्स बना के लाएं। कल फेज 3 में जाएंगे। क्या करेंगे भैया? इसका क्या बनाएंगे? इसका ऑब्जेक्टिव। वर्ण लिखिए, साइड हेडिंग वर्ण। वर्ण, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। दूसरा इसी में लिखिए, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ओके, आगे बढ़े। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? स्वर और व्यंजन। साइड हेडिंग डालिए, स्वर। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर। अथवा स्वर उन वर्णों को कहते हैं
स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। अब साइड हेडिंग डालिए व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन। स्वर व्यंजन सामान्य परिचय हुआ। साइड हेडिंग अक्षर। अक्षर लिखिएगा। राम शब्द में दो अक्षर हैं, किंतु चार वर्ण। कौन कौन से? र, धन आ, धन म, धन अ। तो वर्ण और अक्षर में आप अंतर समझ पा रहे हैं? अलग से कोई बहुत डेफिनेशन देते नहीं बनता, और बहुत कम किताबें इस पर जोर देती हैं। राम दो अक्षरों से मिलकर बना है, लेकिन उसमें वर्ण कितने हैं? चार। तो जो म है, वास्तव में म एक अक्षर है। क्यों? क्योंकि म में एक स्वर, एक व्यंजन है और एक क्या है? स्वर है। पर स्वतंत्र रूप से म ये एक वर्ण है या व्यंजन है, अ एक वर्ण है या व्यंजन है, सॉरी वर्ण है या स्वर है। राम शब्द में अक्षर दो हैं, वर्ण चार। कभी कभी वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। अभी कभी लिख देगा, क्यों कहते हैं बता रहा हूं। कभी कभी वर्णों को, या कहीं कहीं जो भी लिख लो, वर्णों को क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। क्योंकि अक्षर का अर्थ है, क्या अर्थ है अक्षर का? क्योंकि अक्षर का अर्थ है जिसका क्षरण ना हो, जो टूट पे ना करे। और तो वैसे तो अक्षर और वर्ण फिर एक ही हुए ना। कहीं कहीं, कभी कभी वर्णों को क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि अक्षर का अर्थ है जिसका क्षरण ना हो। ओके। अब लिखिए स्वरों का विशेष परिचय। स्वरों का विशेष परिचय लिखिए। भारत सरकार की ई पुस्तिका, भारत सरकार की ई पुस्तिका, ई पुस्तिका, ई गवर्नेंस होता है ना, वैसे ही अब तो सब चीज आती है। भारत सरकार की ई पुस्तिका तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय। आपसे लोग बहस करते हैं इसलिए लिखवा रहा हूं, 11 है कि 13 है कि 12 है, तो प्रूफ के साथ बता रहा हूं। भारत सरकार की ई पुस्तिका तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 है। कोई डाउट? गवर्नमेंट की ई पुस्तिका क्या कहती है? स्वरों 2019 का एडिशन क्या कहने लगा है? स्वरों की संख्या 11 है। नीचे लिखिए अयोगवाह 2 हैं। अभी सबका परिचय हम तो कर ही लिए हैं वर्णमाला में।
अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। तीसरी लाइन लिखिए, परंपरागत रूप से, परंपरागत रूप या लेखन के दृष्टिकोण से, परंपरागत रूप या लेखन के दृष्टिकोण से, परंपरागत रूप या लेखन के दृष्टिकोण से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। जब भी परंपरागत रूप से बोलेगा मतलब 13 लेगा आंसर। परंपरागत रूप या लेखन की दृष्टिकोण से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, अर्थात अयोगवाह को भी स्वरों में शामिल किया गया है, अर्थात अयोगवाह को भी किसमें शामिल किया गया है? स्वरों में शामिल किया गया है। अयोगवाह भी किसमें शामिल है बच्चों? स्वरों में। ओके, अब लिखिएगा स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अब यहां से बहुत ध्यान से फिर पढ़ना है, जहां पर भी ना समझ में आए डिस्कस करें, वैसे आएगा सब समझ में। स्वरों का वर्गीकरण, पहला लिखिए, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। पहला, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। कितने लोग बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 3 लिखिए, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। नीचे लिखिए फिर से, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। बार बार इसीलिए बोल बोल के लिखवा रहा हूं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला लिखिए, ह्रस्व या लघु स्वर। ह्रस्व, ह्रस्व लिखना है ना, ऐसा ह्रस्व, या इसी को क्या कहते हैं, ह्री नहीं बोल रहा हूं, ह्रस्व या लघु स्वर। ये 4 हैं, बार बार आया है, अ, ई, उ और ए नहीं भाई, री। कहीं से टेंशन मत लेना, रस छंद अलंकार बहुत ऑन डिमांड पे पढ़ाया जाएगा। अब तो उसको पूछना छोड़ दिया है आयोग, लास्ट में देखेंगे कभी। तो ये सबको एक मात्रा मिलेगी, ह्रस्व या लघु। जैसे कमल, कमल, कितनी मात्रा है कमल में? 1 2 3। ऋषि, कितनी मात्रा है ऋषि में? 1 और 1 2। एक खड़ी पाई मतलब कितनी मात्रा? 1। जो भी छोटी, देखिए ये छोटी ई है, यदि बड़ी लिख दूंगा मैं मात्रा को, ऐसा लिख दूंगा ऋषि, पता नहीं कौन सही है दोनों में, अब चेक करना। वैसे तो मुझको पता है ऊपर वाला सही है, ऐसा लग रहा है। मान लो ऐसा कोई लिख दिया तो मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 धन 2 बराबर 3। ये 2 को एस से दिखाते हैं, एस जैसा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जिनको 1 नंबर मिलता है, जो छोटी मात्रा होती है, छोटे अ, छोटे ई, छोटे उ और छोटे री, तो का बड़े री गला होते नहीं होतेगा। तुम जानबे नहीं करत, मैं किसे कराऊं? ये छोटे री अदे बड़े री, अभी सिखाओ, ठीक है। संस्कृत में होता है वो, फिर भी संधि में रेयर केस में पूछता है, मातृधन ऋण मातृण, बड़ी हो जाएगा, वक्त आने पे सीखेंगे। फिलहाल आप छोटी री, यानी ह्रस्व या लघु स्वर में ए को मत जोड़ देना। कौन है? अ, ई, उ और री। नंबर 2 लिख, हाँ ये क्या लिखे? ह्रस्व या लघु स्वर। नीचे लिख लो ब्रैकेट में, इनके उच्चारण में कम समय, इनके उच्चारण में कम समय, यानी किनके उच्चारण में? ह्रस्व या लघु स्वर, इनके उच्चारण में कम समय अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में कम समय अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें
एक मात्रिक स्वर भी बोलेंगे। सीधी सी बात है, ह्रस्व या लघु या कितना मात्रिक, एक मात्रिक। अब पीएससी प्री वाले जो मुझसे पढ़ते होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा था एसआई की क्लास करनी होगी करके, क्योंकि मैं एक पेपर पढ़ा रहा हूं। बात समझ रहे हो ना? वहां पर क्या पढ़ाता हूं, सी सेट में क्वालिफाइंग, तो भी बहुत डिटेल जाता हूं। यहां पर तो मेरी मजबूरी है। इनको हम क्या कहते हैं, एक मात्रिक। क्या मात्रिक? एक मात्रिक। ह्रस्व या लघु या इन्हीं का नाम क्या है, एक मात्रिक। आगे लिखिए, दीर्घ या गुरु या द्विमात्रिक। दीर्घ या गुरु या क्या, द्विमात्रिक। ठीक, और डेस करके लिखो, ऐसे स्वर दीर्घ या गुरु। ह्रस्व का विलोम शब्द पूछेगा, ह्रस्व का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, दीर्घ। लघु का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, गुरु। ऐसा है। तो ह्रस्व या लघु, दीर्घ या गुरु, और मात्रा की दृष्टि से कितना मात्रा वाला, दो मात्रा। दीर्घ या गुरु या क्या कहते हैं, द्विमात्रिक। क्या कहते हैं इनको, द्विमात्रिक। डेस करके लिखो, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय। ह्रस्व स्वर से या लघु स्वर से कैसा समय, दुगना समय। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय या दो मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय या कितनी मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का। इनकी संख्या 7 है। लघु कितने हुए, 4, और दीर्घ कितने हुए, 7। तो दोनों को मिला के स्वर कितने हो गए, 11। ठीक जा रहा है कि नहीं? इनकी संख्या कितनी है, 7। तो कौन कौन से 7 देखो, आ, ई, उ, और हाँ ये ए चाहे ए, ये छोटे ए बड़े ए नो है, ए दोनों बड़े हैं। ठीक, इसको भी दो मात्रा देते हैं। यदि किस समय बच गया और आपका धैर्य बच गया, तो जब हम क्या पढ़ाएंगे, छंद, तो जहां पर एक ही मात्रा लगेगी 2 नंबर गिनना रहेगा। ठीक है, दोहा, चौपाई, सोरठा, ऐसे में। अभी जान लो, ए छोटे नहीं है, दोनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों दोनों बड़े हैं। वैसी ओ औ, ये दोनों दोनों कौन, दोनों दोनों में से कोई छोटा नहीं, सब बड़े हैं इन लोग। अब कितने हो गए, 3 4 7। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा भी कंफ्यूजन, मेरे से बहस कर लो, अभी कहीं किसी बुक में पढ़े हैं, ऐसा है वैसा है, डिस्कस कर लो। लघु स्वर कितने हैं, 4। और कल मैं सबसे पूछूंगा, भाई ऐसा ही बनने जा रहे हो तो डांट खाने, मार खाने के लिए भी तैयार रहना। वैसे मारूंगा पीटूंगा नहीं, ठीक है, फिर भी थोड़ा पढ़ के आना, चेहरा दिखाने लायक एक बार पढ़ के आना। तुम्हारे करियर का सवाल है, तुमको ऐसा ब्लाइंड नहीं छोड़ सकते। एक बार दोहरा के आओगे, थोड़ा सा दबाव में रहोगे तो कम से कम कापी पलटाओगे, नहीं तो हो गया, पढ़ लिए बहुत हो गया बोलोगे। ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4। दीर्घ स्वर कितने हैं, 7। दोनों मिला के कितने हो गए, 11। अब बड़े बड़े अक्षर में लिख लो, प्लुत। अब इसको पहली बार सुन रहे हो, कितने लोग जानते हैं प्लुत? वेरी गुड, कुछ लोग समझदार हैं, बाकी लोग होते जाएंगे। लिखिए, देश करके लिखो, इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। इन्हें 3 मात्रिक भी कहते हैं। प्लुत को क्या कहते हैं, 3 मात्रिक। इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, यानी 2 मात्रा से भी ज्यादा। कितनी मात्रा का समय लगेगा, 3 मात्रा का। इसलिए इनको कैसा स्वर कहते हैं, 3 मात्रिक। इसलिए इन्हें 3 मात्रिक स्वर भी कहते हैं। उदाहरण देखो, लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, ओ,
बोलने का तरीका भी समझ रहे हो, ओम नहीं बोलना रहता, समय ये 3 लिखा जाता है। अब इसको ऐसा ना लिख करके इसी 3 जैसे कोई क्या है सोचेंगे लोग, तो ऐसा भी लिखते हैं ओम, ठीक। और 3 मात्रा का समय लगता है तो कुछ विद्वान ऐसा भी लिखते हैं, मतलब सबका एक है। प्लुत मतलब कैसे स्वर, प्लुत मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। ज्यादा ये हिंदी में तो है नहीं, संस्कृत में है ना। हिंदी में कब प्रयोग होता है, जब हम किसी को बहुत अच्छे से पुकारते हैं, नाटक वगैरह में राम ऐसा कोई पुकारेगा जब, ठीक, तो 3 मात्रा। अब नीचे साइड हेडिंग मात्रा, कौन बताएगा मात्रा क्या है? यस, यहीं से परिभाषा बनेगी, लिखिए। इसको पूछ चुका है व्यापम, इसलिए मैं हर छोटे से छोटे पॉइंट को ध्यान दे रहा हूं। मात्रा डेस करके लिखो, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ये मात्रा की परिभाषा है। मात्रा क्या है? उच्चारण में लगने वाला समय, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। तो ये किसकी परिभाषा लिख लिए आप? मात्रा की भी। और क्या क्या लिख लिए? ह्रस्व स्वर है ना, दीर्घ स्वर, और क्या लिख लिए? प्लुत स्वर। ये किसके आधार पे वर्गीकरण हुआ रे भैया स्वरों का? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं? ओए चश्मा, मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, मेरी तरफ देख चश्मा और बोल। नहीं, ये चश्मा लड़की को बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा मुंह फाड़ रही थी, मच्छर जा रहा था, मैं रोका हूं उसके मुंह को बंद कर कह के। मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के हैं? 3। जागो, हम लोग डांटते इसीलिए हैं, नींद बींद सब भग जाता है। यदि मैं प्यार से पढ़ाते रहूंगा तो आधा लोग सो जाओगे, बढ़िया एसी चल रहा है, दिन भर दौड़े होगे, फिजिकल शुरू कर दिए होगे, यहाँ मेंटल हो जाओगे एकदम अलर्ट होके, ठीक। स्वर कुल कितने हैं बेटा? 11। अयोगवाह कितने हैं? 2। उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं? ऐसे में रटाएगा, उच्छिप्त व्यंजन 2। द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2। ताड़न जात कितने हैं? 2। एक ही का क्या नाम है वो? 3 नाम। अनुस्वार कितने हैं? अम और आहा में से अम अनुस्वार है, ठीक, एक ही है। वैसे 5 लेते हैं पंचमाक्षर के बदले, है ना। और देखिए मूल व्यंजन कितने हैं? आराम से हड़बड़ाइएगा मत, मूल व्यंजन एकदम रिलैक्स, मारने पीटने नहीं आया हूं। हाँ, 33 धन 2 बराबर 35। कुल व्यंजन कितने बोलेंगे? टोटल 39। वर्ण के प्रकार कितने हैं? 2, स्वर और व्यंजन। ऐसा रट्टा मरट्टा याद रहे। वर्ण के प्रकार कितने हैं? 2। अभी अंतर समझ रहे हो? प्री के समय हम लोग इतने सिंसियर नहीं थे, आप एक स्टेप फॉरवर्ड हो चुके हैं। आपको करियर के बीच में एक ही कदम का फर्क बच गया है। फिजिकल में भी नंबर आएगा, मेंस में भी आएगा, और मान के चलो बहुत सारा पोस्ट है, जिसको हम थोड़ा भी सिखा डालें वो सब हमारे कोचिंग से पा जाएगा। तो सर्वाधिक भीड़ यहाँ रहेगी, धीरे धीरे ये हाल फुल हो जाएगा, फिर हम नमस्ते कर देंगे। लेकिन इतना लोगों को हम क्या कराएंगे? रटवा डालेंगे, है ना, क्योंकि आपको हम लोग सीरियस देखना चाहते हैं। डरोगे थोड़ी, तुम तो खुद पब्लिक को डराने जाओगे। अब इच्छा ही मेरे एक स्टूडेंट, नाम नहीं बताऊंगा, जो अच्छे पोस्ट में है, चलो छोड़ो, बात भटकेगी, एक झनक पकड़ लिए थे, फोन किया तो भी नहीं छोड़े, ठीक है। तो तुम लोग वो सब काम करने वाले हो, क्योंकि उनको एसपी बोल के रखे हैं। नाबालिग बच्चों को क्या करना है? गाड़ी चलाने से रोकना है। 2500 का भी फाइन लग रहा है। अपने घर के किसी बच्चों को मत भेज देना। अभी एसपी का अभियान चल रहा है, वास्तव में रोक रहे हैं, और 2500 का कोर्ट में जुर्माना देना है। तो तुम लोग तो डरने वाले नहीं हो, डराने वाले हो। इसलिए अच्छे से क्या करना है? रट के आना है, ठीक। ले भाई, उष्म व्यंजन कितने हैं? 4। वेरी गुड, मतलब पूरी की पूरी क्लास क्या है? जाग रही है, ठीक। अंतस्थ कितने हैं? 4 है, एकदम सही। अंतस्थ कितने हैं? 4। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या है?
मात्रा के आधार पर कितने प्रकार? 3। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर की संख्या 4। वेरी गुड। दीर्घ स्वर की संख्या 7। 7 और 4 मिलके कितने हो गए? 11। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत। उन्हें लुप्त नहीं, प्लुत। देखो लिखा क्या है? प्लुत। क्या नाम है इनका? प्लुत। इनके उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है? 3 मात्रा का। आगे देखो, उत्पत्ति, हाँ बड़ी हेडिंग, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। किसके आधार पर? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर। 2, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और कौन से स्वर? संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद? 2। कौन कौन से 2? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, अभी समझ लेना, तो बोलोगे तो लिखा भी दूंगा, वैसे अपने आप में स्पष्ट है। जो मूल है, यानी जो किसी दूसरे के बिना बना है, अपने आप में है, ओरिजिनल है, वो मूल है। तो देखो, मूल स्वर फिर से वही 4 मूल रहेंगे। कौन कौन से 4 मूल रहेंगे? अ, ई, उ और री। ये तो मूल हो गए। अब संधि स्वर क्यों कहते हैं समझिएगा। संधि स्वर को ही, है ना, आगे संयुक्त स्वर भी बोलेंगे। पहले संधि स्वर देखिए कैसे होगा। आ, सबको पता है। अब ये 2 की संतान है, किसकी? अधन, है ना, क्लियर हो रही की बात, इसलिए संधि स्वर है। ई, ये भी 2 से बना है। किस से बना है? छोटी ई धन छोटी ई, नहीं बड़ी ई नहीं है, दोनों में छोटी है। बड़ी से भी बनेगा, बड़ी छोटी से भी बनेगा, वो सब संधि में सीखेंगे। फिलहाल तो ये बड़ी किससे बनता है? छोटी ई और छोटी ई से, बेसिकली उसी से बना है। उ, ये किससे बना है? उ और उ से। अब ए, ये किससे बना है? आज के बाद नहीं भूलना है, आज के बाद नहीं भूलना है। अधन ई, रेड सिग्नल में घेर लो। अधन ई, ये खतरा है, हमारे दिमाग से उतर गया रहता है। अधन ई। इसके बाद कौन है? ए, ये किससे बना है? ए किससे बनेगा? अधन ए। ओ, ये किससे बनेगा? अधन उ। ओ, ये किससे बनेगा? अधन ओ। किसको समझ में नहीं आया? ये सारे के सारे अंकल लोग कैसे स्वर हैं? संधि स्वर। संधि स्वर। किसके समझ में नहीं आया यार? पक्का? हाँ ये ना, हाँ लिखने में गलती हो गई बेटा, आप सही हो। अधन ओ, वैसे ठीक, एकदम क्लियर। आगे बोलो बोलो। अधन उ से ओ बनता है। अधन उ के मिलने से क्या बना? ओ। कैसे बनेगा देखना ना, अभी तो आज का ये टेलर है मेरे अनुसार, अभी तो खेल बाकी है। देखो कैसे बनेगा। वन, ये देखो अ है, धन उ, उपज, दोनों आपस में मिलेंगे, क्या बन जाएगा? वनोपज। बना कि नहीं? अधन उ के मिलने से ओ। हम बहुत बड़े पिक्चर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उस पिक्चर का भी क्या चल रहा है? टेलर।
मतलब इंट्रोडक्शन है भैया, टेलर ने इसको सब रटे रहोगे तो संधि, शब्द शुद्धि, दुनियादारी सब पानी पानी हो जाएगा, है ना। जितने लोग तुम्हारे साथी हैं जो अभी इधर उधर अटिया रहे हैं, ठीक है, उनका भला चाहते हो तो बता दो और आज के नोट्स को लिखा दो। बीच से आने के बाद ना मुझको भी तकलीफ होती है उनका चेहरा देख देख के, और उनको भी तकलीफ होती है, फिर मुंह बनाते बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं कहां से बढ़ कर रहूंगा आगे, है ना? अब देखो, अब हमने कौन सा स्वर लिखा भैया अच्छे बच्चों, कौन सा स्वर लिखा? संधि स्वर, है ना। तो देखो संधि स्वर को कैसे बांटते हैं। अब ये व्यापम 3 बार इस प्रश्न को पूछा है, आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी। व्यापम का पेपर डायरेक्ट, कितने लोग एक आध बार हिंदी का पेपर हल किए हो व्यापम का अनसाल्ट पेपर से? जो नहीं किए हो यार, अब खैर मैं कराऊंगा ही, आप भी शुरू कर दो, तब इस मेहनत की वैल्यू समझ पाओगे। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और इधर संयुक्त स्वर। क्या है दीर्घ स्वर? अभी जो आ आया था वो एक ही जाति वाले से बना है, अधन, तो ये दीर्घ है ना। अभी बड़ी ई आई थी, ये भी एक ही जाति वाले से बनी है, इधर ई से, तो ये भी क्या है? दीर्घ है। और ये जो ऊ है ये भी ऊधन ऊ से बना था, इसलिए क्या है? दीर्घ है। अब संयुक्त स्वर क्या है? ए। क्यों है संयुक्त, समझ में आ रहा है? ये दो अलग अलग जाति वाले लोगों के मेल से बना है। कौन है इसके जाति के दो अलग अलग लोग? अधन ई। ए, सेम हाल इसका भी है, अधन ए से बना है। ओ, ये किससे बना है? अधन ऊ से, अलग अलग जाति से बन रहा है ना। और ओ, ये किससे बना है भाई? अधन ओ से। धीरे धीरे सब क्लियर होते जाएगा। इसलिए ये 4 संयुक्त है। 4 ऑप्शन में देता है, संयुक्त स्वर कौन सा है कौन सा नहीं है, आ ई ए ओ, ऐसा सब लिख दिया रहेगा। सब एक जैसा लगने लगता है ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो। संयुक्त स्वर हैं कौन कौन से? 4, अ, ए मतलब ए ओ औ, ये 4 क्या हैं? संयुक्त स्वर। एकदम क्लियर हो गया। अभी हम एक स्टेप आगे बढ़े। क्या आगे बढ़े हैं? मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर? 3 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर? 2। कौन कौन से 2? मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर के कितने प्रकार? संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर। तो ये एक वर्गीकरण हुआ, है ना। अब लिखिए जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसको भी व्यापम बार बार पूछता है। किसके आधार पर लिख रहे हैं? जीभ। मतलब हमारी जीभ में अलग अलग जगह से स्वर उच्चारित होते हैं। किसके आधार पर वर्गीकरण हम देख रहे हैं स्वरों का? जीभ के आधार पर। ठीक, जीभ के आधार पर। पहला लिखिए अग्र स्वर। अग्र स्वर ब्रैकेट में लिख लें, उच्चारण जीभ के अग्रभाग से। अग्र स्वर पहला। पहला कौन सा स्वर है? अग्र स्वर। इनका उच्चारण कहां से हो रहा है? जीभ के अग्रभाग से, फ्रंट वाले पोर्शन से। जीभ के अग्रभाग से जिनका उच्चारण हो रहा है वो कैसे स्वर हैं? अग्र स्वर। लिखिए ई ई ए ए, ई ई ए ए। थोड़ा भी महसूस यदि कर पाओगे तो जीभ की नोक थोड़ी सी एक्टिव होती है ई ई ए बोलने में। जिह्वा कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, एक्टिव होती है। कौन सा पोर्शन एक्टिव होता है जीभ का? फ्रंटल पोर्शन। इसलिए ये अग्र स्वर है। आगे आने वाले स्वर है, अ नहीं है। जनरली अग्र स्वर है। पहला ऑप्शन तो अ ही रहता है, आदमी खट से टिक लगाता है, अग्र स्वर है अ, क्योंकि नंबर 1 पे कौन है? अ।
लेकिन यहाँ पे अग्र स्वर है ई ई ए। इसके बाद आता है मध्य स्वर। अब कौन सा भाग बोलेगा? ब्रैकेट में लिख लें, जीभ का मध्य भाग। अब उच्चारण की जगह थोड़ी सी बदल जाएगी, ये अ है, जीभ के बीचों बीच से उच्चारित होता है अ। बोलोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो अ, कंपन कहां पे आएगा? जीभ के सेंटर पे। तो ये मध्य स्वर है। जीभ का कौन सा भाग काम कर रहा है? बीच वाला। और मध्य को अभी मैं बोला सेंटर कहते हैं, है ना, इसलिए क्या कहलाता है? ये केंद्रीय स्वर भी कहलाता है। तो हिंदी में केंद्रीय स्वर है तो याद रखो एक ही ठो है, सेंटर वाला अ। लेकिन कहानी की हम स्टार्ट अ से शुरू करते हैं, अ आ, हम बीच से एकदम पीछे जाते हैं, अ आ ई, फिर सामने आते हैं ए, फिर पीछे जाते हैं उ ऊ, ओट गोल हो जाता है। बहुत स्टाइलिश है हमारी हिंदी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये अ कैसा स्वर है? अ ह्रस्व स्वर है, अ लघु स्वर है, अ मूल स्वर है, अ मध्य स्वर है, अ केंद्रीय स्वर है। अब कैसे क्वेश्चन बिगड़ेगा? जो मैं आपसे वादा कर रहा था, बेस कुछ भी पूछ लो अ के बारे में, रटा गया ना। अ कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर, कम मात्रा लगती है। ह्रस्व यानी लघु स्वर। कैसा स्वर है? मध्य स्वर। कैसा स्वर है? केंद्रीय स्वर, है ना। तो टुकड़े टुकड़े में नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? समग्र। इसीलिए बुक का भी नाम है, देखो क्या नाम है? समग्र हिंदी। मेरी ही बुक है, खरीदने के लिए कोई आप बाध्य नहीं है, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी दुनिया भर का बुक खरीद चुके होंगे। इसलिए मैं नोट्स बना रहा हूं। फ्यूचर के बच्चों को बताइएगा बेस बुक के लिए किसको खरीद लिया करें? समग्र हिंदी। ठीक, आगे बढ़े। पश्च स्वर लिखो। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। पश्च स्वर तो नाम से स्पष्ट है, इनके उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग काम करेगा? जीभ का पश्च भाग। पश्च भाग। अब आवाज कहां से आएगी? एकदम पीछे से आ। देखो डॉक्टर कभी भी किसी बच्चे को बोलता है मुंह खोलो, तो बेटा आ करो बोलता है, ई करो ऊ करो क्यों नहीं बोलता? आ करो बोलता है। आ करने का मतलब है ऑटोमेटिक मुंह क्या हो जाता है? खुल जाता है। इसीलिए सबसे पीछे वाला सबसे बड़ा आदमी कौन है? आ। ये कैसा स्वर हुआ? पश्च। अब बाकी जो बच गए उ ऊ ओ औ, ये भी पश्च स्वर ही हैं। इनकी कलाकारी थोड़ी और है जिनको मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो ये पश्च है। पश्च स्वर 4, आ उ ओ औ। अ मध्य, और आगे कौन है? ई ए। अग्र स्वर कौन है? ई ए। मध्य स्वर कौन है? आ। पश्च स्वर कौन है? आ उ ओ औ। अब देखिए फिर से सुनिए मेरी बात को। ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों कैसे तैयार हो रही है? आप में से कितने लोग पिछले 5 साल का पीएससी का मेंस का पेपर देखे हैं हिंदी का? गुड। नहीं देखे हैं, देखना शुरू कर दें। पीएससी का मेंस रिटर्न में रहता है हिंदी, बीच बीच में उसमें भी एक आध साल ऑब्जेक्टिव डाल देता है 150 नंबर का। उसमें कैसे पूछता है? हिंदी में मूल स्वर क्या है? अभी जो रटे हो उसको लिखना है। जिन स्वरों का उच्चारण किसी अन्य स्वर की सहायता से नहीं होता, या जो अपने आप में मूल ध्वनियां हैं, वो मूल स्वर हैं। जो दो स्वरों से मिलकर बन रहे हैं वो दीर्घ या संयुक्त स्वर हैं। समझ में आ रहा है? स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण मुख में कैसे होता है? निर्बाध गति से होता है। एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? परिभाषा पूछेगा मेंस में, वर्ण किसे कहते हैं, है ना। स्वरों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण बताइए, है ना। तो उच्चारण के आधार पर मान लीजिए जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारित होने वाले स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। ये लिखना रहेगा आपको। इसमें कौन कौन आते हैं? ई ए। जीभ के मध्य से उच्चारित होने वाला स्वर मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कहलाता है। इसमें क्या आता है? अ।
और जिह्वा के पश्च भाग से उच्चारित होने वाले स्वर पश्च स्वर कहलाते हैं। इसमें कौन आते हैं? आ, ऊ, ए। और देख भी लीजिए आवाज कहां से आ रही है सब में, गले के पीछे से। अब बड़ी हेडिंग, अब सबसे बड़ा काम इसमें बोलो, बताएंगे ना यार, कहीं गया नहीं है, आएगा वो भी आपके साथ। लेकिन ये हिंदी की दुनिया से हट जाता है। 10 पर क्या होती है हिंदी में चर्चा होती है। क्यों होती है हिंदी में चर्चा? क्योंकि उसको संस्कृत ध्वनि मानते हैं, गिनते भले हैं, उसका यत्र तत्र प्रयोग होता है, वैसे वो ध्वनि मूर्धन्य है। अभी एक एक शब्द आपसे बोलेगा, एक एक शब्द। री के बारे में एक्स्ट्रा चर्चा होगी, कल जाकर के क्लास क्या होगी, फिनिश होगी, बस वेट करते चलिए, है ना, सब मिलेगा। री के बारे में चर्चा नहीं होगी तो बनेगा कैसे, बताऊंगा उसको, उसका समय कल आ जाएगा। अब हेडिंग डालिए, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। अब इसको बड़ा सा कॉलम बना के लिखना है, और ये भी हमेशा परेशान करता है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर आपका मुंह कितना खुल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ माउथ कैविटी, मुख द्वार के खुलने के आधार पे एक कॉलम बना लीजिए। कैसा वर्गीकरण होगा? पहले लिखिए, पहली हेडिंग व्रीवृत्त। ये देखिए कैसे लिख रहा हूं, व्रीवृत्त, व्रीवृत्त, त है त, व्रीवृत्त, त है ना ये त, व्रीवृत्त। अंग्रेजी में ओपन, फिर अर्ध विवृत्त, ये री वाली मात्रा लगी ही दिख रहा है ना, अर्ध विवृत्त, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हाफ ओपन। लिखते हैं फिर समझाऊंगा। इसके बाद अब बंद होने की प्रक्रिया, तो बंद होने में आएगा अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त क्या कहलाएगा भैया अंग्रेजी में? हाफ क्लोज। और संवृत्त इसका मतलब है क्लोज, बंद। ठीक, ये 4 विवृत्त, अर्ध विवृत्त, अर्ध संवृत्त और संवृत्त। आ, विवृत्त, आ, अर्ध विवृत्त, ए, इनके और पार्टनर आएंगे। ओ नहीं, अर्ध विवृत्त है ना, अ और ए है। देखिएगा ध्यान से ना, मेरे से भी यहाँ पे गलती होती है, इसको बार बार पढ़िएगा। अ और कौन है? ए। नहीं, अ और ए नहीं है, क्या है ये? ए है ना, ये ए है, डबल डंडी, अ ए, ओ डबल डंडी, और ये आ नहीं, आ, ये क्या है? आ, इसको भी पूछ चुका है व्यापम, इसको आगत ध्वनि कहते हैं। आ को हिंदी में आगत ध्वनि है, बाहर से आई है, आगत ध्वनि। आ कहां पे प्रयोग होती है? डॉक्टर, डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक्टर। आ नहीं है, आ, आगत ध्वनि आ। तो कौन कौन से अर्ध विवृत्त हैं? कौन कौन से अर्ध विवृत्त हैं? अ, ए, ओ और आ। अब अर्ध संवृत्त इन्हीं से बनेगा, इन्हीं के भाई बंद लोगों से। कैसे बनेगा देखो, प्रैक्टिकली समझ में आएगा ना, रटने में अब पागलपन लगने लगता है। अब कौन बच गया? ए का छोटा भाई,
ए, और औ का छोटा भाई ओ, तो ए और ओ ये अर्ध संवृत्त है। अब संवृत्त, अब कौन बच गए? ऊ और बड़ा ऊ, यही बचे कि नहीं बचे देख लो। और कौन बच गए? ई। अब परेशान नहीं होना है। क्या समझाया जा रहा है? किसके आधार पर है? मुख द्वार के खुलने के आधार, यानी दरवाजा खुल रहा है और दरवाजा बंद हो रहा है। दरवाजा कौन सा है? आपका मुख। तो देखो तो मुंह पूरा कब खुलता है? थोड़ा देर पहले बताया था, मुंह पूरा खुल जाता है ना। अब मुंह क्लोज हो रहा है, तो दरवाजा एकदम से बंद नहीं हो रहा है। पहले पूरा फाड़ दिए हो, फिर ए नहीं, ए ओ, ऐसा मुंह थोड़ा बंद हो रहा है, फिर ए ओ, उसके बाद ऊ लगभग बंद हो गया। इधर दरवाजा यदि खोलना शुरू कर रहे हो, ये पूरा बंद है, ई ऊ ए ओ, थोड़ा खुला, ए ओ और खुला, आ और ज्यादा खुल गया। वैसे ये दोनों एक ही जैसे हैं। दरवाजा आधा खुला है, इसका मतलब क्या है? आधा बंद भी है। आधा बंद है, इसका मतलब क्या है? आधा खुला भी है। लेकिन इसको चार भाग में क्यों बांटे हैं? ये एकदम ज्यादा खुला है, आधा नहीं खुला है, ये अब थोड़ा कम खुला है। ये एकदम बंद है, अब थोड़ा कम बंद है। ऐसा है, इसको लास्ट में समझते रहना बार बार, है ना। ये तब आप समझ पाओगे जब मैं आपको व्यापम के प्रश्न हल कराऊंगा। अदरवाइज लगते रहेगा ये फालतू का ज्ञान दे रहे हैं करके। जिसको अब थोड़ा स्ट्रेस लग रहा होगा, इस पॉइंट को छोड़ देना। ठीक, कौन कौन से प्रकार से वर्गीकरण पढ़ लिए स्वरों का? कौन कौन सा वर्गीकरण एकदम सरल लग रहा था? पहला वर्गीकरण क्या था? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर? 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर कौन सा पढ़े? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन सा 2 प्रकार? मूल स्वर और संधि स्वर। अब ये तीसरा है, चौथा है ये। तीसरा प्रकार पढ़े थे जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर 3, कौन कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। फिर कौन सा पढ़े हैं? चौथा, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुंह पूरा खुल गया, विवृत्त। आधा खुला, अर्ध विवृत्त। आधा बंद हुआ यानी ज्यादा बंद हुआ, अर्ध संवृत्त। पूरा पूरा बंद है, संवृत्त। अब इन्हीं का लास्ट है जिसको आपको देखना है, ओठों के आधार पर। फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। किसके आधार पर? ओठों के आधार पर। ओठ ओठ, ओठों के आधार पर। अब आपके ओठ गोलाकार हो रहे हैं या नहीं, इसके आधार पर। हाँ, वृत्तमुखी। वृत्त यानी गोल। और जब ओठ गोल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी। वृत्त है ये, वृत्त नहीं है, वृत्त। संवृत्त, यहां पर वृत्त है, वहां पर संवृत्त और विवृत्त है, यहां पर वृत्त है। अंतर समझते हो ना, जो मैं ऐसा लिखता हूं, वृत्त है ये। जहां दिक्कत हो पूछिएगा। वृत्त, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। वृत्तमुखी में कौन कौन होंगे भैया? जब आपके ओठ गोल होंगे। कब होंगे? जब आप सीटी बजाओगे, उ ओ ओ और आ। कौन सा आ? खुलने वाला नहीं, ओ। अब इसका उच्चारण समझ में आ रहा है? आ ऐसा है, गोल करके बोलना है, आ ऐसा नहीं बोलना है, बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो ये क्या है? वृत्तमुखी है। ओ ऊ ओ औ तो पूरा क्लियर है। ऊ ऊ ओ ओ बोलते समय ऑटोमेटिक आप देख लो, आपका मुंह क्या होता है? गोल। अब जितना झन बाज गए वो सब क्या है? अवृत्तमुखी। कौन बाज गया? अ बाज गया, ई बच गया, और कौन बच गया? ए बच गया। ये सब क्या हो गए बच्चों? अवृत्तमुखी।
आ भी तो बचा है, वो मैं यहाँ लिख डाला हूं, सोच रहा था वो आगत वाला है, असली वाला आ तो पूरा मुंह खुलेगा। तो आ ई ए। इतना जानना काफी है आपका, किसके लिए? स्वरों के वर्गीकरण के लिए। इससे ज्यादा मत जानिए मेरे अनुसार। हाँ अब बोलिए। होठ होता है, होठ तो बन जाता है कि एक्चुअल में होता क्या है, जब फारस के लोग आए हैं, फारसी लोग भारत में, तो बहुत सी चीजों का उच्चारण उन्होंने बदल दिया। बदल दिया क्या? उनको बोलना नहीं आता है ना। जैसे वो कई भाषा होता है ना, अलग अलग, चीनी भाषा, जापानी भाषा जानते हो, जापानी भाषा में ट नहीं बोल पाते, तोतरा है उन लोग, इसलिए हीरो हिटो नहीं होगा, हीरो हितो। राष्ट्र नहीं होगा, राष्ट्र तब बोलेंगे। वैसे ही फारसी लोग स का उच्चारण ह करते हैं। हमारा देश बेसिकली किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु के किनारे। तो सिंधु से क्या शब्द बन गया? हिंदू। सिंध के बिना हिंद कहां? और बेवकूफ माउंटबेटन और रेड क्लिफ उसको कहां देखे चले गए? पाकिस्तान को। होश हवास नहीं, सिंध कहां पाकिस्तान में जाता? सिंधी लोग पूरी 50 साल की जिंदगी तबाह करके अब जाके जमे हैं छत्तीसगढ़ में। लोग उनको हिकारत की दृष्टि से देखते थे, बेचारे सिंध के मूल निवासी, और यहाँ फल्ली बेचते थे, नड्डा बेचते थे। क्यों बेचते थे? देश का बंटवारा हुआ, पूरी लाखों करोड़ की संपत्ति कहाँ छोड़ के आए? सिंध में। और सिंध में जो हिंदू बच गए, सबको पाकिस्तानी बनाने का प्रयास हुआ। अभी पाकिस्तान का 3 टुकड़ा होने वाला है, सिंध, बलूचिस्तान और पाकिस्तान। इसी स और ह का खेल है। हम सब सिंधु हैं कहलाते, लेकिन हिंदू हैं। है ओ कहलाता है हो। जब गाना गाता है कोई गायक तो होठों से छू लो तुम बोल देता है, लेकिन संस्कृत का शब्द है ओष्ठ, ओ से बना है। ये उच्चारण वाले चैप्टर में आएगा ना, जिसको क्या बोलते हैं? शब्द शुद्धि। आज के लिए इतना काफी है। हाँ हाँ, बाहर जाना, मैं डर गया था एकदम। ठीक है, जिस हिसाब से वो खड़े हुआ था। देख लूंगा सर, आपको इतना पढ़ा रहे हो ऐसे करके। ठीक, मैं जाऊं, आज्ञा है? ठीक, बना के दो, डरा रही है एकदम। अब स्पर्श संघर्षी में चौथा जज है यहाँ, आएगा ना सर? हाँ बोलो ना। व्यापम कहीं कहीं ना मात्रा या उच्चारण के आधार पर कभी 3 लेता है, कभी 2 आंसर लेता है। व्यापम में एक चीज और, सुन लो बड़े प्यार से सुन। हाँ अच्छी बात आप याद दिलाए हैं, मैं उस बुक को भी कल से हाथ में रखूंगा। 90% केस में व्यापम जिस बुक से आज तक प्रश्न दिया है, जानते हो बुक का नाम? आज जान जाओ, वासुदेव नंदन प्रसाद। इतनी गारंटी से क्यों बोल रहा हूं? वासुदेव नंदन प्रसाद में जैसा लिखा है वही आंसर होता है। यदि वो किसी चीज का 3 प्रकार लिख दिया है, बाकी पुस्तक 4 प्रकार दे रही है, व्यापम 3 लेगा। यदि उसमें 4 दिया है ना, और बाकी में 3 दिया है, व्यापम 4 लेगा। तो व्यापम की लाइब्रेरी में जहां तक मेरी जानकारी है 90% उसमें वासुदेव नंदन प्रसाद से प्रश्न आए हैं। तो हम अपने हाथ में वासुदेव नंदन प्रसाद भी रखेंगे। यदि कोई एक बुक आपको हिंदी की खरीदनी है, मेरी बुक भी मत खरीदें। वासुदेव नंदन से हट के जो प्रश्न आते हैं वो सब मेरी बुक से कवर होता है। पहले आप वासुदेव नंदन को खरीदें, फिर आपका मन करता है कि आप और पढ़ते हैं हिंदी बेसिक से, तो मेरी कौन सी हिंदी खरीदिएगा? समग्र हिंदी। लेकिन पहले किसको खरीदें? वासुदेव नंदन, क्योंकि व्यापम पेपर ले रहा है। ठीक, अच्छी बात है। आप ऐसे प्रश्न करेंगे तभी तो मजा आएगा। और मेरे भी हाथ में कल से क्या रहेगा? वासुदेव नंदन, या आप में से कोई ना कोई लेके जरूर आइएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए मेरी ऑब्जेक्टिव बुक अभी आई नहीं है, 1 आध सप्ताह में मार्केट में आ जाएगी। अभी ऑब्जेक्टिव मैं बनवाऊंगा। उस ऑब्जेक्टिव बुक की खासियत कोई बहुत बड़ी नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो सब में एक जैसा रहेगा, लेकिन उसमें जस्ट लास्ट ईयर तक के क्वेश्चन डले जाएंगे, अपडेटेड वर्जन है। तो 1 आध सप्ताह बाद क्या कर लेना, उसको खरीद लेना। और उसके पहले ऑब्जेक्टिव आपको कल से मैं क्या कराना शुरू कर रहा हूं? सॉल्व कराना। जिसके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और कुछ? हाँ, आप अपने साथ अपने अपने ऑब्जेक्टिव बुक को ला सकते हैं। मुझको किसी कोचिंग सेंटर, किसी व्यक्ति से कोई बैर भाव नहीं है।
आप किसी भी इंस्टीट्यूट का बुक भी लेके आएंगे तो मैं आपको फांसी पे नहीं टांग दूंगा। जिस बुक में बहुत ज्यादा गलतियां निकलेंगी हिंदी के संदर्भ में, और तो समझ में आता है सॉल्व करते समय ना मेरी बात सही है ना किसी बुक की बात सही है। कौन सी बात सही है? लॉजिक और तर्क की बात, जिसको हम बेसिक से सीख रहे हैं। कोई बुक बहुत ज्यादा गलत सलत देगी तो उसको किनारे कर दो बोलेंगे, उस व्यक्ति से उस बुक से तनाव नहीं है। तो जिसके पास जो बुक है ला सकता है, और आपको जहां से जो ऑब्जेक्टिव पूछना है, जो डाउट करना है कर सकते हैं। शर्त छोटी सी है, जो टॉपिक चलेगा उसके बाद उसी का पूछना। मैं अभी वर्णमाला पढ़ा रहा हूं, कल मुहावरा लोकोक्ति लेके मत खड़े हो जाना। जिस दिन उसका समय आएगा उसको भी बताऊंगा। समझ गए? देखो भाई, मेरा टारगेट एकदम क्लियर है। ये भी आपका प्रश्न है, हिंदी की क्लास कितने दिन चलेगी? मुझको 25 लेक्चर लगना चाहिए यदि मैं 2-2 घंटे पढ़ाऊंगा तो। और 25 हाँ, और ज्यादा लगेगा तो ज्यादा तभी लगेगा जब आप क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू करोगे, तो 25 क्या 50 लग सकता है। आप चुपचाप ऐसी सुनते रहोगे बोक बाय, तो 25 दिन में खत्म हो जाएगा। आपके तरफ से इंटरेक्शन आएगा तो ज्यादा लगेगा। दूसरा है, 25 दिन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको 25 दिन पढ़ाने के बाद आपका चेहरा नहीं देखूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, है ना। और 25 दिन लगातार भी नहीं रहेगा। जैसे मान लो 15 दिन हिंदी चला, बहुत सारा टॉपिक हो गया, एक आध सप्ताह ब्रेक, ऐसा करके मैं आपको ये मार्च के आखिरी तक हिंदी से तो कम से कम फ्री कर दूंगा। 140 नंबर आपके हाथ में रहेगा, अधिकतम 10 अप्रैल, और कुछ हिंदी की क्लास के लिए, है ना। लेकिन उससे भी कम होगा, बीच में गैप पड़ेगा, होली आएगी, हम लोग पूरा टाइम टेबल बना चुके हैं। और कुछ बोलिए, मन में डाउट मत रखिए। पूरा कोर्स हमारा 2.5 महीने का है। फिलहाल हम लोग 15 अप्रैल तक का टारगेट रखे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि एसआई की परीक्षा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कभी भी हो सकती है। तो हम लोग अपना टारगेट रख रहे हैं हर हाल में 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक आपको विदा करने का। और बोलिए, उसके बाद भी जैसे डेट डिक्लेयर नहीं होता तो हमारी संस्था ऐसे भगाती नहीं, क्लास चलते रहती है, फिर रिवीजन करा देंगे और कुछ करा देंगे। और कुछ, बिल्कुल हर चीज पूछ लें। देखो, इतना सिंसियर हम लोग मेंस के एग्जाम में ही रहते हैं, ऐसा ही मेंस है। हमको भी मजा आता है, हम लोग बोलते हैं गर्व से, कोई भी थाना जाओ हमारा एक एसआई या टीआई मिलता है, आप भी चेक कर सकते हो। 2008 बैच के कारण और उसके पहले के बैच के कारण, तो आगे भी जाएंगे। हम चाहेंगे कि हर थाने में हमारा एक आदमी बैठे रहे, भले कुछ मत करे, ठीक है। और हमको क्या करोगे भाई, ना हमको बदमाशी करना है ना 3-5, लेकिन अच्छा लगता है बताने में। तो एसआई बैच को जब मेंस का समय आता है, हम लोग भी जान लड़ा देते हैं। कल भी मैं बता रहा था डेमो में, हमको लगता है कि हमारी परीक्षा हो रही है, आपका प्रश्न बिगड़ता है तो हमको दुख होता है, ऐसा लगता है हमारे से चूक हुआ है। तो आप मेरे पढ़ाने का तरीका आज भी देख रहे हैं, और जो कुछ आप चाहेंगे मैं अपने सब्जेक्ट में गारंटी ले रहा हूं, वैसी मैथ्स रीजनिंग में भी अभिजीत सर पूरी तरह से डिवोटेड है, 100%। तो ये 2 बड़े सब्जेक्ट हो जाते हैं। जीएस के टीचर भी सभी जाने माने हैं, पढ़ाएंगे ही, है ना। पर वेटेज आपको हम अभी पूरा किसमें दे रहे हैं, क्लास सबकी लगेगी, लेकिन लगातार आपका मैथ्स रीजनिंग और क्या मजबूत करेंगे, हिंदी। इंग्लिश भी, हाँ इंग्लिश अभिजीत सर पढ़ाते हैं, 101% वही पढ़ाएंगे। और देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया सब जाएगा। स्कोरिंग को जैसे 2-2 घंटे मैथ्स रीजनिंग और हिंदी की क्लास चलेगी, तो 2 घंटे किसकी क्लास चलेगी, जीएस की। 1.5 घंटे हिंदी और गणित रीजनिंग की क्लास चलेगी, तो 1.5 घंटे क्या चलेगा, जीएस भी चलेगा। इसलिए तो हम लोग 3 से 8:30 या 3 से 8 तक का टाइम रखे हैं। हाँ, तो इसलिए तो जीएस के सारे पोर्शन पढ़ाएंगे बोल रहे हैं। हाँ, कंप्यूटर को मैं, हाँ आपका है ना, तो कंप्यूटर के सर हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, बहुत अच्छे टीचर हैं कंप्यूटर के हमारे साथ। वैसे तो हम सब जानते हैं कंप्यूटर, फिर भी विशेष आपकी डिमांड रहेगी तो कंप्यूटर क्लासेस कर देंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। व्यापम तो पूछता है, कंप्यूटर पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाते भी हैं। हाँ, दर्शन मेरे सिवाय कोई पढ़ा ही नहीं सकता, है ना। मैं कभी कभी ज्यादा बोल जाता हूँ, ऐसा लगता है, समझ में नहीं आता दूसरों को पढ़ाने से। यदि अभी इस बार पूछ भी नहीं किया, कहाँ पूछे, हाँ एसआई में पूछ दिया, पीएससी में नहीं पूछा, तो ये सब कलाकारी था। एसआई में दर्शन से पूछा, तो दर्शन में जब बोलो, दर्शन में ही पढ़ाऊंगा, 2 दिन लगता है, सारा दर्शन याद हो जाता है।
जानते होगे मैं पीएससी के दर्शन का ही टीचर हूँ, फिलॉसफी मेरा मेन सब्जेक्ट है और वहां मैं 1.5 महीना दर्शन पढ़ाता हूँ। आपको फ्री के लायक तो जब बोलो, अभी बोलोगे 2 घंटे में दर्शन अभी रटा जाएगा, वक्त आने पे करेंगे। दर्शन पूरा बता दूंगा, जब बोलो, जिस दिन बोलो। हाँ, जब संडे किसी दिन, थोड़ा सा देखो क्या है आप, नहीं एक ही दिन नहीं, अरे मैं बता रहा हूं कि मैं पढ़ा सकता हूं करके, लेकिन एक दिन में मैं वर्णमाला को जब खत्म नहीं किया हूं तो दर्शन को कैसे एक दिन में खत्म। हाँ, टाइम टेबल रहेगा 100%, जीएस की क्लास में उसको पढ़ाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। पर डे तीनों सब्जेक्ट चलते रहेंगे। इस वीक में अभी 2 लेक्चर रहेगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जागते हैं, तो लगातार हम पढ़ेंगे। एक मतलब 4 घंटे की क्लास अभी रहेगी आपकी, आने नहीं, अगले वीक से आवर्स बढ़ा देंगे।